हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं स्टोरी रन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम शुरू करते हैं इस वन शॉट को, जिसका नाम है माई स्टेप ब्रदर। अब कहानी जानने के बाद ही पता चलेगा आपको, लेकिन कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं। यहाँ पे विंग को कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम है और वांग जी हमारा कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाला है। ओके, देन चलो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग भी नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मेंबरशिप की स्टोरी जिन लोगों को भी बाय ऑन करना है वो खरीद सकते हैं और हॉट पैट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। विंग, जो कि बहुत तेज बारिश हो रहा था, बीच कार में बैठा हुआ था पीछे वाले सीट पे। और वो बस अपने आप को, जो बच्चे होते हैं ना बारिश में डर जाते हैं, तो वो ना अपने आप को डॉल को पकड़ के ना बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम लग रहा था। विंग पीछे बैठा हुआ था। तभी मिस्टर वी और जो मिसेज वी होती है वो कहती है, क्या हुआ विंग, क्या हुआ? तो विंग कहता है, मॉम पता नहीं पर अजीब सा लग रहा है। तो उसकी डैड कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, बस बारिश ही तो हो रही है। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और बीच में अचानक से ना पेड़ क्रैकिंग की वॉइस आ रही होती है। तो जो उसके पापा थे ना, उस पेड़ के नीचे गिरने से पहले ही कार को टर्न करके निकालने वाले थे। तभी उसकी कार सामने से आते हुए एक टर्न, वो एक डाइवर्जन एरिया था, मतलब कि घुमावदार रास्ता। तो पता नहीं चला उन्हें कि उस तरफ से भी एक कार आ रही है, प्लस दूसरी तरफ से ना पहाड़ गिर रहे थे। जिस कारण से एक तरफ से जहां पहाड़ आता है, तो सामने आ रही कार जो कि उसे टकराते ही सामने के कार से टकरा जाती है और दोनों कारों का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके मिस्टर वी और मिसेस वी के कार के पीछे एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था और जो सामने जिस कार से टक्कर हुई थी उस कार के बगल में बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ था। अंदर मौजूद हर शख्स, पूरा कार पलटी खा गया था और सबको बहुत ज़्यादा बोल सकते भयानक वाला हादसा होता है। आधा घंटे बाद वहां से सभी लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। उसमें से 4 लोगों की डेथ हो जाती है और सिर्फ हमारा वी ही बच जाता है। विंग की आंखें ना चली गई थी और उसको आइस का ऑपरेशन करने के लिए ओटी में ले जाया गया था। जो संदिग्ध फैमिली थे उन सबको बुलाया जाता है। वहां पे मिस्टर लैन किरण अपने बेटे लैन सिचैन के साथ में और अपने नेफ्यू लैन वांगजी के साथ में वहां पे आता है। लैन वांगजी हमारा 5 साल का है, लैन सिचैन हमारा 10 साल का है और दोनों में 5 साल का अंतर है। दोनों भाई बिल्कुल नहीं है। लैन सिचैन लैन किरण अंकल का बेटा है और वांगजी हमारे अपने चिंगो जूनियर लैनिन का बेटा है। ठीक है, हॉस्पिटल में आकर के वो बाहर वार्ड के सामने में वेट कर रहे होते हैं ओटी रूम ऑफ होने का। जैसे ही ओटी रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं, बोलते हैं, आई एम सॉरी, मैं मिस्टर एंड मिसेस लैन को नहीं बचा पाया। इतना सुनना हुआ ही था कि लैन किरण सदमे में चले गए थे, क्योंकि उनकी वाइफ की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और उनके पास कोई नहीं था। भाई और भैया भाभी थे और एक उनका छोटा सा लड़का हमारा जो था वो वांगजी था और कोई भी नहीं था। और अब फिलहाल से सिर्फ वो हैं और उनके पास 2 नेफ्यू हैं। उसके बाद वो डॉक्टर कहते हैं, और साथ में जिस सामने वाले कार का एक्सीडेंट हुआ है उसमें से एक लड़का बचा हुआ है और उस लड़के की आंखें चली गई है। इतना सुनना हुआ ही था कि लैन किरण और भी ज्यादा शौक में हो जाते हैं। पुलिस कस्टडी में देने के लिए उस बच्चे की बात करते हैं कि पुलिस कस्टडी में उस बच्चे को दे दे क्या। अब हालांकि वो एक बस हादसा था, बिजली कड़कने और बहुत तेज बारिश होने की वजह से पहाड़ी इलाका में ऐसे हादसे होते रहते हैं। लैन किरण कहते हैं, मुझे बात करनी होगी पुलिस से। उसके बाद सीचन वांगजी को अपने गोद में कहता है लेने के लिए। 10 साल का सीचन वांगजी को अपने गोद में ले लेता है और बैठा हुआ था। वांगजी बहुत प्यारे से वॉइस में कहता है, कगा मम्मी पापा कब आएंगे? वो लोग तो बाहर गांव गए हुए थे ना, फिर आने में उन्हें देर क्यों हो रही है? सीचन क्या जवाब दे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। हालांकि सीचन को भी उतना पता नहीं था, पर सीचन को इतना जरूर पता था कि उनके अंकल और आंटी अब इस दुनिया में नहीं है और उसका छोटा सा प्यारा सा भाई अब अकेले हो गया है। और वो बस चुपचाप से वांगजी को अपने गोद में थामे हुए था। वहीं अंकल पुलिस स्टेशन आते हैं और वहां पे सभी चीजों को चेकआउट करते हैं। पुलिस उस जगह पे जाती है जहां पे हादसा हुआ था। कार की हालत देखने के बाद तो अंकल की मतलब सदमे में ही चले गए थे। पूरा कार धज्जिया उड़ा हुआ था, दोनों आगे का, एक का पीछे का और एक आगे का।
और जाहिर सी बात है कि इंसान उसमें बचेगा ही नहीं। सब कुछ वहाँ से रिपोर्ट वगैरह सब कुछ कर लेने के बाद अंकल वापस से हॉस्पिटल आते हैं और विंग को देखते हैं, जिसका ऑपरेशन करके आंखों पे पट्टी बांध करके हॉस्पिटल में डाला गया था। इधर वांग जी, जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लैन सिचन से कहते हैं, काका मॉम डैड कब आएंगे? उन्होंने कहा कि वो आएंगे। अंकल आते हैं और वांग जी से कहते हैं कि वांग जी, तुम्हारे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड ऊपर आसमान में तारा बन गए हैं। इतना सुनना हुआ ही था कि छोटा सा वांग जी हकार मार के रोना शुरू कर देता है और वो रोते हुए कहता है, नहीं मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी चाहिए, आई वांट मम्मी, आई वांट मम्मी, आई वांट मम्मी, इतना बोलकर रोता है। तभी वहां से बॉडी को मॉर्जरी की तरफ ले जा रहे होते हैं, चारों बॉडी को। तो लैन किरण कहते हैं, ठहरो, हम इसे हम खुद लेके जाएंगे। उसके बाद चारों डेड बॉडी को अच्छे से कवर किया जाता है, कपड़े वगैरह ब्लैक वगैरह जो पहनाया जाता है सब करने के बाद एक ही जगह पे 4 गड्ढे खोदे जाते हैं। छोटा सा वांग जी अंकल के गोद में था और पहले मिस्टर लैन और मिसेस लैन के डेड बॉडी, फिर मिस्टर वी एंड मिसेस वी के डेड बॉडी को दफनाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे हर कोई व्हाइट गुलाब को फूल डालता है और कुछ देर का मौन साधना धारण करता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिसको आंखें एक तो चली गई थी, ऊपर से ऑपरेशन था, तो वो उसको कुछ पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद अंकल किरण घर आ जाते हैं। 1 मंथ बीत गया था। डॉक्टर मिस्टर लैन किरण को कॉल करके कहते हैं कि आई थिंक से आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। सीचन वांग जी को संभालने के लिए कहता है। इस 1 मंथ के दौरान वांग जी एकदम शांत हो गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी की तरफ देखता नहीं था, पूरा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता था, खाना पीना भी नहीं खाता था, वो बीमार हो चुका था। अंकल किरण वांग जी को सीजन को थमा करके हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद आंखों से पट्टी हटाई जाती है और विंग जब आसपास की चीजों को देखता है तो वो कहता है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो अपना हाथ देखता है जो कि उसे दिखाई दे रहा था। उसे बस अपना हाथ दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। विंग कहता है, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर कहते हैं, क्या हुआ? विंग बोलता है कि मुझे किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, बस बॉडी गेस्चर पता चल रहा है कि वो लड़का है और नर्स भी खड़ी थी और वो लड़की है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे किसी का फेस दिख नहीं रहा है। और फेस ब्लाइंड था, फेस ब्लाइंड विंग को हो गया था। इसमें क्या होता है, इंसान को ना किसी का शख्स का चेहरा ही नहीं दिखता है, किसी का भी नहीं। सबका चेहरा ना उजला सपाट दिखता है, बस फेस का किस तरह गोल है, लंबा है, वो बस समझ में आता है। बॉडी वाइज लड़का है या लड़की है ये समझ में आता है, बट कौन है वो याद रखना बहुत मुश्किल है। और इतना सोच बोलने के बाद ही विंग पैनिक करते हुए रोना शुरू कर देता है। जब विंग को रोते हुए सब देखते हैं, अंकल किरण को उस पर दया आ जाती है और उसे कहते हैं कि मैं इसकी कस्टडी ले लेता हूँ, ऑलरेडी मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक और मैं ले ही लेता हूँ, इतना बोल उसकी कस्टडी लेते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट विंग का और विंग के पापा मम्मी थे ही, इसलिए विंग अपनी कस्टडी वाली जगह पे अंकल लैन किरण को अंकल ही बुलाता है। तो अंकल कहते, कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो, इतना बोल वो विंग को लेकर के लैन विंसन आते हैं। विंग आसपास की चीजों को, आवाजों को एब्जॉर्ब करता हुआ आ रहा था। अंदर आते ही विंग को पूरे घर दिखाया जाता है, पर हालांकि विंग भी सिर्फ एक रेड और एक येलो कलर छोड़कर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। दैट्स वाई वो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद विंग के लिए कमरा रेडी करवाया जाता है और उसे हॉल में बिठाया गया था। लैन सिचन आते ही कहते हैं अंकल किरण से, डैड ये कौन है? लैन किरण कहते हैं कि उस एक्सीडेंट में इसके मॉम डैड का भी एक्सीडेंट हुआ था और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, ये बच गया था और इसे फेस ब्लाइंड हुआ है, इसे ओनली फॉर येलो और रेड कलर ही दिखाई देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इतना सुनना हुआ ही था तो सिचन कहते हैं, ओ अच्छा ऐसा क्या? तभी सिचन कहते हैं, क्यों ना हम इसे वांग जी के पास ले जाएं, शायद वांग जी इसे देख के खुश हो जाए, क्योंकि विंग यहाँ पे 8 साल का था, हमारा वांग जी 5 साल का है, सिचन हमारे 10 साल के हैं, ठीक है। तो इतना बोलकर अंकल कहते हैं, ठीक है चलो देखते हैं। तो विंग को लेकर के वांग जी के कमरे में आया जाता है। वांग जी के कमरे का गेट ओपन करते ही कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट ऑन करते ही विंग की आंखों पे बहुत जोर की रोशनी पड़ती है और सामने एक छोटा सा बच्चा जो कि घुटनों को पकड़ के बैठा हुआ था, उसे विंग देखता है और देखते ही कहता है, ये कौन है अंकल? अंकल कहते हैं,
तुम्हारे कार के सामने जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वो उसके मम्मी पापा थे। आई मीन कि वो मेरे भैया और भाभी थे और ये उनका बेटा है वांग जी। इतना सुनना हुआ था तो विंग कहता है वांग जी। फिर अंकल कहते हैं इधर आओ। इतना बोल करके वांग जी के पास विंग को लाया जाता है और कहता है वांग जी देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाया। वांग जी अपना मुंडी ना फिर पैरों में से बाहर निकालते हुए विंग को एकदम छोटी छोटी आइज के साथ में देखता है। वांग जी शायद बहुत ज्यादा रोया हुआ था इसलिए विंग कहता है क्या तुम रो रहे थे। वांग जी उसे देखता है और कहता है आप कौन हो गगा। विंग कहता है मेरा नाम वी बुशजान है। प्यार से मुझे मॉम विंग बुलाती थी। और तुम। वांग जी कहता है मेरा नाम लान वांग जी है और प्यार से मुझे मॉम लानजा बुलाती थी। बट अब तो वो नहीं है। विंग कहता है तो क्या हुआ मेरे भी मॉम डैड नहीं है। क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। आई मीन कि हम दोस्त बने। विंग जब पार्टनर बोलता है तो लेंजन जो कि हमारा वांग जी कहता है ये पार्टनर क्या होता है। अंकल हंसते हुए कहते हैं पार्टनर पार्टनर वो होता है जो सुख में दुख में अच्छा बुरा में हमेशा आपके साथ रहता है। इतना सुनना हुआ ही था तो छोटा सा वांग जी जो कि उतना ज्यादा डीप मीनिंग में नहीं जा पाया था वो कहता है इसका मतलब कि विंग गगा आज से मेरे पार्टनर हुए। तो अंकल उनका मन रखने के लिए बोल देते हैं हाँ विंग गगा आज से तुम्हारे पार्टनर हुए। वांग जी फटक से विंग के गोद में चढ़ जाता और कहता है गगा सच में। तो विंग कहता है सच में। इतना बोल करके वो कहता है फिर आप मेरा ख्याल रखोगे ना। विंग कह देता है उसके बाद वांग जी विंग के गोद में ही था। फिर अंकल कहते हैं वांग विंग क्या तुम इसे देख पा रहे हो। तो विंग कहता है हाँ मैं इसे देख पा रहा हूँ। सीजन को और अंकल दोनों को आश्चर्य हो रहा था। फिर सीजन कहता क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। विंग कहता मैं आपको नहीं देख पा रहा बस आपके कपड़े का कलर है वो जो मुझे हल्का हल्का रेडिश दिख रहा है इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। इतना बोल करके वो उसे बोल देता है। फिर अंकल कहते हैं मुझे अंकल ने ब्लैक वेयर किया हुआ था तो काला काला पूरा दिख रहा था मतलब कि काला का वाइब ही अलग होता है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ आपने सब कुछ काला काला लपेट के रखा हुआ है तो मुझे ना सब कुछ काला काला दिखते हैं। अंकल समझ गए थे कि विंग को कुछ डार्क कलर ही हैं जो कि दिखाई देंगे वरना अदर्स कलर्स दिखाई नहीं देंगे। तो फिर वो तीनों बच्चों को लेकर नीचे आते हैं। एज यूजुअली वांग जी सीचन गग्गा से बहुत कम ही बात करता था अंकल से बहुत कम बात करता था। पर विंग को जब उसने कहा गया उसे कि वो उसका पार्टनर है उसके बाद वांग जी विंग को अलग ही नजरिए से देखने लगा था और उसमें वो अपना सब कुछ ढूंढना स्टार्ट कर चुका था। फिर विंग ही वांग जी को उसको खिलाता पिलाता सब कुछ करता और उसके साथ पढ़ता भी। हालांकि विंग को सब कुछ जैसे अंधे लोग पढ़ते हैं नंबर्स वाइज और न्यूमेरिक सिस्टम के जरिए मोर्स टैपिंग्स के जरिए तो उस तरह से उसे पढ़ाए जाने लगा क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर विंग नहीं पढ़ता तो फिर वो कैसे दुनिया में सरवाइव करता। तो उसके लिए अलग से एक स्पेशल टीचर रखा गया और उसे पढ़ाने जाने लगा और वांग जी को खिपजी स्कूल में भेजे जाने लगा। इस तरह से उन दोनों का बचपन जैसे तैसे करके बीत गया। वांग जी जब हम कह सकते हैं कि 16-17 साल का हुआ जब उसने हाई स्कूल कंप्लीट कर ली तब सीचन और वांग जी दोनों को अंकल लैन किरैन अब्रॉड भेज देते हैं 2 साल की ग्रेजुएशन और 1 साल बिजनेस से स्टडी करने के लिए 3 साल के लिए। और उसके बाद विंग वापस से चाइना में ही रह जाता है। उस मेंशन में विंग और अंकल के अलावा कोई नहीं था। दोनों भाई अब्रॉड चले गए थे पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अपना आगे का। यहाँ पे रह के विंग ने बहुत कुछ करना सीखा। थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो इन्वेस्ट करता गया। उसने अपने 2 नए फ्रेंड्स बनाए जिसका नाम शोंगलैन था और नी हिसेंग था। सोंगलैन और नी हिसेंग के साथ मिलकर उसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया और वो डॉक्टर के फील्ड में जाने के बारे में सोचता है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जो फीस कलर ब्लाइंड प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। इसके लिए वो बहुत सारे जो पहले के एशियन टाइम के जो हीलिंग पद्धति वगैरह होती थी उसके ऊपर वो रिसर्च करना और उस सब के बारे में खोज करना स्टार्ट कर चुका था। इसी सिलसिले के दौरान कॉलेज से एक ट्रिप जाती है जो कि गुसू सी साइड की तरफ जाने वाला था और वहां से वो लोग थोड़ा सा और आगे जाते जहाँ पे कंट्री साइड मंगोलिया पड़ता था। दैट्स वाई वो घर आता है और आते कहता है अंकल क्या मैं अपने दोस्त के साथ ट्रिप पे जा सकता हूँ। उसके अंकल कहते हैं
हाँ हाँ क्यों नहीं, जा सकते हो, और कुछ पैसे भी देते हैं। विंग थैंक यू बोलता है और अपना बैकपैक पैक करते हुए कॉलेज के पास आता है। सॉन्गलैन और नीहिसेंग तीनों अंदर आते हैं बस के अंदर। नीहिसेंग विंग के साथ बैठ जाता है और सॉन्गलैन जैसे ही बैठता है, दूसरे ग्रुप्स के बच्चों में हमारा जो था साओ सिंचैन, वो सॉन्गलैन के बगल में सीट ना मिलने की वजह से बैठ जाता है। सॉन्गलैन पहली बार साओ सिंचैन को देखता है, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी और वो साओ सिंचैन को बस देखे जा रहा था। साओ सिंचैन उसे देखते हुए कहता है, ए तुमने कभी आज से पहले आदमी नहीं देखा क्या? तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो? हम सॉन्गलैन अपना मुंह बंद करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी। नीर सिंह कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सॉन्गलैन कहता है, नहीं नहीं तुम आगे देखो। फिर विंग के बगल में वो बैठा हुआ था। वो ट्रिप वहां से आती है गोसू। पहले वहां पे होटल्स बुक कराए जाते हैं और वो लोग उस होटल में चले जाते हैं। अगले दिन सबको हाइकिंग के लिए जाना था, दैट्स वाई वो लोग रात को वहां पे ठहरने का प्लान बनाते हैं। रात के टाइम पे बाहर बारबेक्यू का सेटअप्स लगाया गया था और जो कैंपेनिंग होती है वहां पे वो सारे लोग बैठे हुए थे। सॉन्गलैंड बस बार बार साउथ सिंचन को ही देख रहा था। साउथ सिंचन बहुत ही ज्यादा क्यूट, हैंडसम, थोड़ा सा एरोगेंट दिख रहा था। सॉन्गलैंड उसके पास एक बियर की बॉटल्स लेकर आते हुए कहता है, क्या तुम इसे पीना चाहोगे? सॉन्गलैंड कहता है, साउथ सिंचन कहता है, क्या तुम मुझे फ्लर्ट कर रहे हो? तो कहता है, नहीं मैं तुम्हें हिट कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? इतना बोलकर शॉन्गलैन उसे आंख मार देता और फ्लाइंग किस कर देता है। ये देखकर शाओ सिंचिंग कहता है, ए शॉन्गलैन कहता है, क्या हुआ, सबको बताने वाले हो कि मैंने तुम्हें फ्लाइंग किस किया? अगर तुमने किसी को बताया तो मैं रियली में तुम्हें किस कर डालूंगा। इतना बोल करके और वो वहां से चला आता है। शाओ सिंचिंग उस बोतल के लेकर दांत पीस रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वो सॉन्गलैन से कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हो? तो शॉन्गलैन कहता है, हाँ 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 तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? वाह मैं सबको बताऊं? विंग कहता है, नहीं, तुम जब बैठ रहे हो तो तुम्हारे हैप्पी वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इसलिए मुझे हैप्पी वाले हार्मोन से पता चल रहा है। तो वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, तुम भूल गए हो कि मैं एशियन टाइम्स के डॉक्टर और उसके ओथेटिस के ऊपर वॉक कर रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे बॉडी विज्ञान के बारे में पता है। तो आप मुझे बताओ कि तुम इतने ज्यादा हैप्पी क्यों फील रहे हो? और वैसे भी मैं चेहरा नहीं देख सकता, पर किसी के अंदर उत्साह है और वो किस तरह से उसकी बॉडी हाव भाव काम कर रही है ये तो मुझे पता है ना। तो कहता है, ये तो है, मानना पड़ेगा। फिर वो कह देता है कि मेरे बगल वाले सीट पे दूसरे ग्रुप का एक लड़का मुझे मिला था जो कि बहुत 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 क्यूट है और मुझे रहा नहीं जा रहा, दैट्स वाई मैं उसे हिट करने के बारे में सोच रहा हूँ। पर वो है कि बहुत ज्यादा रूड है और मुझसे ठीक से बात कर नहीं रहा है, दैट्स वाई मैं उसे हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसने मुझे खुद ही बोल दिया कि तुम मुझे हिट कर रहे हो क्या? इतना बोल करके और वो उसे देख रहा होता है। तो जो हमारा विंग था वो कहता है, उसे घूरना बंद करो इससे पहले कि उसको मेरे वाली बीमारी लग जाए। तो कहता है, हे कुछ मत बोलो ठीक है ना, इतने मुश्किल से तो मुझे वो मिला है, इतना सा क्यूट सा, रूड सा, थोड़ा सा एरोगेंट सा, पर बहुत ज्यादा फ्लफी है। इतना बोलना हुआ था। तो विंग कहता है, तूने कुत्ता पटाया है? सॉन्गलन कहता है, ए मैंने एक यूनिकॉर्न पटाया है, यूनिकॉर्न, समझे तुम? और इतना बोल करके वो उसे देख रहा होता है। नीहू सिंह उसके पास बियर लाते हुए कहता है, हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, चलो विंग तुम्हें टेंट में डाल के आऊं मैं। फिर नीहू सिंह और विंग टेंट में आ जाते हैं। विंग कहता है, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है ना? नीहू सिंह कहता है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो परेशानी हो भी रही है तो क्या ही फर्क पड़ता है? वैसे ने क्या सोचा है? विंग कहता है, हम जहाँ पे औषधि वगैरह मिलती है ना वहां जाने वाले हैं, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो? कहता, ठीक है। फिर नी सिंह कहता, तुझे कैसे पता कि तुझे जो चाहिए वो चाहिए? तो विंग कहता है, मुझे स्मेल से पता चल जाएगा, तुम ज्यादा मत सोचो, मेरे साथ बस चलो, वनस्पति विज्ञान मैंने कर रखी है इसलिए मुझे पता है। नी सिंह कहता है, तूने ऐसा कुछ है जो नहीं किया है? विंग कहता है, मैं अपनी आंखों को ठीक करना चाहता हूँ और मेरे प्रोफेसर ने बोला है कि कभी कभी कितने सारे केसेस में क्या होता है कि ठीक हो जाती है, दैट्स वाई मैं ट्राई करना चाहता हूँ। अब जब ठीक हो सकता है तो ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ इतना बोल करके और वो उसे सोने के लिए इशारा करता है। नी सिंह कहता है, हाँ हाँ ठीक है पापा सो जाओ। वैसे सॉन्गलन की तो अच्छी निकल पड़ी, उसका वो बॉयफ्रेंड सच में काफी क्यूट है। तो विंग कहता है, ये तो है। फिर नी सिंह कहता है, वैसे वो तुम्हारे दोनों भाइयों का क्या हाल है? विंग कहता है, वो मेरे अपने भाई नहीं है। तो
श्री सिंह कहता हाँ बाबा हाँ, मुझे पता है कि वो तुम्हारे अपने भाई नहीं है, बट अगर रहते तो एक ही साथ हो घर में ना। तो कहता है ठीक ही होंगे, पता नहीं, अंकल को पता होगा। वैसे भी मैं सीचन का गाँव से थोड़ा सा अटैच था, और वांग जी इसको मैं बचपन में देखा करता था, पढ़ाया करता था, पर बड़े होने के बाद वो मुझसे कटा कटा रहने लगा, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने उसे देखा ही नहीं, और वो अभी वो अब्रॉड गया हुआ है। तो उसकी बात सुनकर निहि सिंह कहता ठीक है कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। इतना बोलने के साथ ही वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सब लोग अच्छे से रेडी वगैरह हो करके अपना अपना टेंट वगैरह समेट करके, और वो लोग आगे चलते हैं जहाँ पे हैकिंग के लिए उन लोग को जाना था, और कुछ बच्चे को सी साइड लेके जाना था जहाँ पे खेलना वगैरह था। नी सिंह और जो हमारा विंग था ना वो निकल जाता है जहाँ पे प्लांट था, वनस्पति औषधि वगैरह का। तो वो लोग उस पहाड़ी पे चढ़ते हैं क्लिम्बिंग करते हुए। विंग को भी खींच खांच कर ऊपर लाता है। उसके बाद कहता है यहाँ पे बहुत सारे हैं, तुझे पता कैसे चलेगा? कहता मुझे ना इस तरह के चाहिए। तो नीह सिंह उसको ढूंढ रहा होता है और कहता है ये देखो ये है क्या? फिर उसको तोड़ कर देता है तो विंग स्मेल करता है, कहता है जैसे ही वो स्मेल विंग के नाक में जाती है, विंग को अजीब होने लगा था और उसकी आंखों के ऊपर भी कुछ होने लगा था, और वो जैसे ही खड़ा होने को होता है उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सीधे नीचे गिरता है। पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था लेकिन सीधे पहाड़ से नीचे गिरता है। नीही सिंह बहुत जोर से चिल्लाता है और सेफ्टी के लिए जो लाइटर रहता है ना, गैस लाइटर, वो हवा में छोड़ देता है। कुछ देर बाद सारा जो उन लोगों का टीम था, जितना लोग क्लिम्बिंग के लिए आया था, वो सब उसे आता है रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसके एक आई से खून बहना स्टार्ट हो चुका था और वो फूल अभी भी विंग के हाथ में ही था। डॉक्टर वापस से उसके आइज का ऑपरेशन करने के लिए उसे ऑपरेशन में ले जाते हैं थिएटर में। उसके बॉडी में जितने भी चोट कट्स वगैरह लगे थे उन सबको हाथी करने के लिए लेके जाते हैं, ब्लड वगैरह चढ़ाना था। और वो फूल ना नीही सिंह को दे देते हैं। नीही सिंह कहता है ये फूल ना बहुत बड़ा मनहूस है, पता नहीं क्या है ये। तभी वहां पे एक बूढ़े आदमी थे उसी हॉस्पिटल में, कहते हैं नहीं नहीं, ये फूल काफी चमत्कारी है, और ऊपर से इस फूल का जो सेवन करता है उसकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी हो जाती है और वो किसी का माइंड रीड भी कर सकता है। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी मतलब। फिर भी वो फूल उसको अपने पॉकेट में रख लेता है और फिर वो लोग वेट करने लगते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और आने के साथ ही नीही सिंह को बोलता है कि इसका गार्जियन कौन है। फिलहाल से वो अंकल को कॉल करके परेशान नहीं करना चाहते थे, दैट्स व्हाई वो बोल देता है कि हाँ मैं हूँ। तो कहता है इनकी आंखों को फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनके सर में चोट लगा है जिस वजह से इनका एक कॉर्निया डैमेज हुआ है, हमें इनका आइज को तुरंत चेंज करना होगा। तो इतना सुनना हुआ ही था तो कह देता है ठीक है आप करिए, मैं हूँ। और लीगल गार्जियन के तौर पर नीही सिंह उस पर साइन कर देता है। सॉन्गलैन वगैरह भी बाद में आ जाता है। उसकी कंडीशन देख करके सॉन्गलन और नीही सिंह दोनों परेशान हो चुके थे काफी ज्यादा, और उसके बाद वो लोग वेट करते हैं। पूरे 6 घंटे के बाद विंग को बाहर निकाला जाता है और उसकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ था। लास्टली अंकल को भी कॉल करके बोल दिया जाता है कि विंग का ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ है। तो अंकल भी ऑनन फानन में अपना कार्ड लेकर के विंग को मिलने के लिए आते हैं, और वहां से सॉन्गलैंड नीही सिंह विंग को लेकर के अंकल के साथ वापस से लैंड मेंशन के लिए आते हैं जहाँ पे उनको घर में ही डॉक्टर रखा गया था। नीही सिंह उस फूल को विंग के एक फ्लावर वास में रख देता है और उसके बाद वो लोग वहां पे थोड़ा देर रुकते हैं और वहां से चले जाते हैं। विंग सो चुका था और अगले दिन अंकल वहां पे बैठे हुए थे, अभी भी विंग सोया हुआ था। उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या कहेंगे तुम्हारे मम्मी पापा कि मैंने तुम्हारी कस्टडी ली और तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी नहीं रखा? मेरे पास मेरा खुद के नेफ्यूज हैं और साथ में मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली ताकि तुम्हारे माता पिता का कर्ज मैं उतार सकूं। हालांकि एक्सीडेंट दोनों का हुआ था, और तो और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें मैं नहीं लाता अपने घर तो तुम ना जाने किस हाल में कहाँ होते, सड़कों पे भीख मांग रहे होते या फिर मर गए होते। लेकिन इतने प्यारे बच्चे हो करके तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है विंग? मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुशहाल जीवन जियो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतना बोलकर अंकल विंग को ये करके बैठे हुए थे। विंग ना धीरे से जागते हुए कहता अंकल। अंकल उसकी वॉइस सुनकर कहते बेटा क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना बोल करके वो उठने की बैठने की कोशिश करता है तो अंकल कहते क्या मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर जाऊं? तो विंग कहता है हाँ। फिर उसे वॉशरूम लेके जाता है और वो जो था हमारा विंग फिर फ्रेश व्रेश होकर के आता है। फिर अंकल लाकर उसे लिटा देते हैं। अंकल कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक कंपाउंडर हायर कर देता हूँ। विंग के आराम की जरूरत थी तो वो कुछ नहीं कहता है। फिर उसके लिए एक कंपाउंडर रखा जाता है विंग की देखभाल के लिए, क्योंकि
पूरे 10 दिन बाद पट्टी हटानी थी, ताकि उसकी पता चल सके कि उसका जो आंख डैमेज हुआ है वो ठीक है या नहीं। वो जो कंपाउंडर था ना, वो दिन रात विंग के हेल्प करता, उसका कपड़े वगैरह बदलता, सब कुछ करता। और वो जो फ्लावर लेके आया था, वो फ्लावर उखाड़ के लाया था। वो फ्लावर मुरझाने के बजाय वो फ्लावर और भी ज्यादा फूलते फलते ना बड़ा हो गया था, और उसकी स्मेल ना उस घर में ना फैलने लगी थी। एक दिन वो कंपाउंडर एक चाय को जो विंग के लिए लेके आया था, उस डेस्क पे रख करके विंग का शर्ट बदल रहा होता है। उस फ्लावर जो नीचे से पानी का ये था ना, तो उस पत्ते से होते हुए उसमें से कुछ बूंद ना उस चाय में गिर जाती है, पानी। क्योंकि कमरे का टेम्परेचर विंग की वजह से बहुत ठंडा नहीं रखते थे वो लोग, नॉर्मल रखते थे, और वो पत्ते से ना पानी टपकता रहता था, तो वो पत्ता का पानी ना उसमें गिर जाता है। फिर वो चाय विंग पीता है। पीने के बाद वो सो जाता है। उसकी आंखों में काफी ज्यादा जलन हो रही थी, तो डॉक्टर को आनन फानन में बुलाना पड़ता है। आंखों की पट्टियां काटी जाती है और विंग की आंखों को देखा जाता है। हालांकि विंग की आंखों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन विंग को लग रहा था कि अंदर से जल रहा है, नोच रहा है, और उसे अपनी आंख निकालकर फेंकने का मन कर रहा था। जैसे तैसे करके डॉक्टर विंग को शांत करने के लिए उसे वापस से सुई वगैरह दे करके बेहोश कर देते हैं, और सब लोग वेट कर रहे होते हैं उसके होश में आने का। डॉक्टर भी लैंड मेंशन में ही था। वहीं दूसरी तरफ सीचन कहता है कि अंकल, सॉरी पापा, मेरा पढ़ाई हो चुका है, तो मैं आना चाहता हूँ। तो इस पे लैन किरण कहते हैं और वांगजी तो कहते हैं कि वांगजी भी आना चाहता है, और हम लोगों ने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप किया, खोला है दोनों ने मिल करके, तो हम वो बिजनेस ना चाइना में करना चाहते हैं। लैन किरण खुश हो गए थे, और वो उन दोनों से कहते हैं ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम चाइना वापस आ सकते हो। वो दोनों चाइना आने की तैयारी करने लगे थे। अब इधर विंग, आधी रात के टाइम पे उसे होश आता है। डॉक्टर फिर से आते हैं, उसकी आंखों में टॉर्च जलाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। पर फिलहाल से विंग ठीक था। इसके बाद डॉक्टर उसे कहते हैं अब आपको कैसा लग रहा है। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहता है मुझे सब कुछ काला काला क्यों दिख रहा है। डॉक्टर और ज्यादा डर गया था। अब ये क्या हुआ, पहले फेस ब्लाइंड था तो कम से कम लोगों को पहचान तो रहा था ना, अभी पूरा ही काला दिख रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि हम कल तुम्हारा फिर से चेकअप करेंगे। इतना बोल करके डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद जो हमारा विंग था वो चुपचाप से सो जाता है। अगले दिन लैन किरण जब विंग को उठाने आते हैं तो विंग सो रहा था। उसे उसके माथे पे स्लाइड करते हुए उसे कहता है क्या किस्मत लेके आए हो विंग, तुम समझ में नहीं आता। और फिर जो डॉक्टर था ना, वो दोपहर के टाइम पे आता है विंग को फिर से रीचेकअप करने के लिए। विंग का रीचेकअप करा जाता है और उन्हें पता चलता है कि विंग का जो कॉर्निया का ऑपरेशन हुआ था सब कुछ सही है, पर विंग क्यों नहीं देख पा रहा था उसे नहीं पता। उस सब के चले जाने के बाद विंग, जो कि बाहर से आवाज सुन पा रहा था जहाँ पे डॉक्टर अंकल को बोल रहा था हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, पर फिर भी पहले इनकी आंखें ठीक थी, पर अब ना जाने अचानक से क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। पर जो भी हो, अब भगवान भरोसे ही है। विंग जो कि बेड पर से उतर करके वॉशरूम जाना चाहता था, अचानक से वो उसी बात से टकरा जाता है, और वो बात का सारा पानी विंग के फेस और आंख पे गिर जाता है, एवं वो फूल भी। और वो फूल जैसे ही विंग से टच करता है वो फूल पूरा सूख जाता है, और सूखने के साथ ही उसमें एकदम मुरझाया हुआ बन जाता है। विंग जैसे तैसे करके उस बास को उसमें समेट करके और सब कुछ उठा पुठा के कैसे भी करके वहां रख देता है। वॉशरूम जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, आईज ओपन करता है, आंखें वगैरह धोता है, तो उसे धुंधला धुंधला कुछ कुछ दिख रहा था शीशा में। वो ठीक से देखने की कोशिश करता है तो अगले ही पल उसे फेस ब्लाइंड दिख रहा था। फिर उसके अगले ही पल ब्लैक दिख रहा था। विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो फिर हताश होकर के आके सो जाता है और अपने मन में कहता है अच्छा मेरी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है, क्या मैं सब फिर से इन लोगों की लाइफ में बोझ बन के रहूंगा। यह सोच करके विंग कहता है कि वो आधी रात के टाइम पे यहाँ से चला जाएगा, उसे इस घर में नहीं रहना। अंकल लैन किरण ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। उसके मॉम डैड के जाने के बाद कोई तुक नहीं बनता था कि उन्हें अपने साथ लाए और अपने साथ रखे, पर फिर भी वो उन्हें घर लेकर आए, खाने पीने को दिया, रहने को दिया। अब और वो उसे दुख नहीं दे सकता है ये सोच करके, और वो अपना जो कुछ भी होता है वो धीरे धीरे करके एक दो सामान बैग में पैक करता है और वापस से आके सो जाता है। रात को दवाई वगैरह खा लेने के बाद विंग ना चुपचाप से अपना बैग पैक ले करके उस मेंशन से बाहर जा रहा होता है। जैसे वो सीढ़ी से उतर कर नीचे आता है, रात के 11:30 बज रहे थे। अचानक से वो उसकी टक्कर किसी से हो जाती है। विंग काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो शख्स उसे होल्ड करे हुए था। उसे
विंग को ना रात में ना बस उस शख्स की जो फेस था ना वो पहचान नहीं आ रहा था। तभी लाइट्स ऑन होता है और विंग अपनी आईज को बंद कर लेता है। तभी वॉइस आती है, वी गगा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये वॉइस सुनने के साथ ही विंग धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है और जब वो आईज ओपन करता है सामने उसे एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। उसके लॉन्ग सिल्की हेयर दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कॉम्ब करा हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट किया हुआ था। उसकी लंबी पकौड़े जैसी छोटी सी नोज जो कि बहुत अच्छी थी, और उसके पतले लिप्स जो कि दोनों ऊपर और नीचे से दोनों इक्वल थे। थोड़ा सा चबी चिक्स बट राउंड ओपल शेप का फेस, डीप आईज जिससे आंखों से कुछ कहना चाहती है, और फेस पे एक ब्राइट सी स्माइल। उस शख्स ने उसे होल्ड करा हुआ था। तभी पीछे से वॉइस आती है, सीचन। सीचन दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहता है, डैड। और वो अंकल किरण की तरफ चला जाता है, पर विंग सामने वाले शख्स के फेस को देख रहा था और कहता है, तुम कौन हो? सामने वाला शख्स कहता है, वी गगा, मैं हूँ लैन वांगजी लानजान। विंग पहली बार उसे देखता है। वो भूल चुका था कि पीछे अंकल और सीचन भी खड़े हैं। विंग अपना हाथ लेता है और विंग के फेस को, वांगजी के फेस को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है, क्या सच में ये तुम हो? इसका मतलब मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। ये पतले से लॉन्ग आईलैशेस, ये सिल्की हेयर, ये नोज, ये लिप्स, ये सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ। इतना बोल करके उसके लिप्स के ऊपर विंग अपना थंब फिरा रहा था उसके गालों के ऊपर। वांगजी को कुछ अजीब हो रहा था और वो विंग को ठीक से खड़ा करता है। तभी सीचन और किरण, लैन किरण दोनों आते हुए कहते हैं, विंग बेटा। विंग कहता है, हाँ। फिर वो पीछे मुड़ता है जहाँ पे धीरे धीरे करके वो सीचन को भी देखता है, जहाँ पे सीचन उसी के जैसे थोड़े से लंबे थे, और वो उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। और अंकल किरण जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी और मूछ थी, उन्होंने नाइट वियर गाउन लॉन्ग और उसके ऊपर चद्दर डाला हुआ था, हाथ में एक स्टिक था और सामने वांगजी था। विंग कहता है, अंकल मैं देख पा रहा हूँ, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। अंकल कहते हैं, क्या सच में? वो कहता है, हाँ हाँ मैं देख पा रहा हूँ। आपने आपने ब्लैक कलर का चद्दर और व्हाइट कलर का नाइट वेयर पहना हुआ है, और सीचन का आपने चेकर्ड शर्ट और फ्रैंकी जीन्स पहना हुआ है, और भांगजी तुम व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहना हुआ है ना? भांगजी सबको देखता कहता, सच में तुम हमें देख पा रहे हो विंग? विंग कहता है, आई डोंट नो, पर मैं देख पा रहा हूँ। तभी अंकल विंग को लेकर के फटक से सोफा पे बैठ जाते हैं, और फिर डॉक्टर को कॉल करके बुलाया जाता है उतनी रात को। डॉक्टर आता है और विंग का फिर से चेक वगैरह करता है और उससे पूछता है कितने फिंगर्स हैं। विंग बोलता है 2, फिर 5, फिर 7, फिर 1, ऐसे करके सब कुछ बता रहा होता है। अंकल कहते हैं, पता नहीं इसकी आंखों की रोशनी कब तक रहने वाली है, बट हाँ जब तक रहने वाली है तब तक ठीक है। और इतना बोल करके डॉक्टर वहां से चला जाता है, कहता है इन्हें रेगुलर चेकअप के लिए आना होगा। ये बोल करके डॉक्टर वहां से चला जाता है। विंग मानो कि उसकी खुशियां उसे मिल गई हो, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, और वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, सच में आप दोनों इस घर में आए और मेरी आंखों में रोशनी भी आ गए। अंकल कहते हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम तीनों एक साथ रहो, और इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? तो वांगजी कहता है, आपने सही कहा। इतना बोल करके वो विंग को देख रहा होता है। उसके बाद अंकल कहते हैं, वांगजी तुम इतने लेट आए हो, और बेटा तुम दोनों खाना खाओगे क्या? तो सीजन और वांगजी कह देता है, नो हम खा के आए हैं। उसके बाद अंकल कहते, ठीक है अपने कमरे में जाओ। सीजन अपने कमरे में जा रहे होते तो कहते, विंग क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो वांगजी कहता है, नो काका, मैं विंग को लेके जाता हूँ। इतना बोल करके वो विंग को लेता है और उसे लेके जा रहा होता है। तो विंग कहता है, मैं चल सकता हूँ? वांगजी कहता है, क्या पता सीढ़ी तक जाते जाते अगर आपकी आंखों की रोशनी चली गई और आप गिर गए तो? विंग उसे घूर कर देखता है, कहता है, ए। तो वांगजी हंसते हुए कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उसे लेकर के कमरे में लाके बिठाता और कहता है, तो आप मुझे बताएंगे ये कितने फिंगर्स हैं? तो विंग बोलता है 2। फिर वांगजी फिर मुट्ठी, तो मुट्ठी बनाया हुआ था। सीजर तो सीजर बताता है। फिर वांगजी उसके बगल में बैठ जाता है, कहता है, वैसे मैं आपको याद हूँ? विंग कहता है, आ, जब तुम 16 साल के थे तभी गए थे, पूरे 4 साल बाद लौटे हो, कैसे हो? वांगजी कहता है, बस जिंदा हूँ। तो विंग कहता है, क्या मतलब?
भांग जी कहता है नथिंग। और इतना बोल करके आप आई थिंक ना आपको सो जाना चाहिए। तो विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है हाँ आपको सो जाना चाहिए। इतना बोलकर उसको धक्का दे देता है एंड देन उसके बगल में वो भी लेट जाता है। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। वांग जी कहता है क्यों, बचपन में आप मुझे सुलाते थे तो क्या मैं आपके बगल में नहीं सो सकता। तो विंग कहता है नहीं नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम अब बच्चे नहीं हो। वांग जी कितना कोशिश करता है कि वो विंग के बगल में सो जाए, पर वांग जी नहीं सोने विंग नहीं सोने देता है वांग जी को। और फिर वांग जी को ना चाहते हुए भी अपने कमरे में आना पड़ता है। अंकल ने अपने दोनों बच्चों के आने की खुशी में सीजन का और वांग जी दोनों को कमरा ना क्लीन करवा दिया हुआ था। वांग जी अपने कमरे में आता है और कहता है हाँ वाह, इतने टाइम में आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो। आप पहले भी बहुत स्मार्ट और क्यूट लगते थे और अभी भी आप बहुत ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम, क्यूट, ब्यूटीफुल सब कुछ लगते हो। मैं क्या करूं। हाँ। और इतना बोल करके वो कुछ झलकियां देखता है। जब वो 16 साल का था तब जो हमारा वांगजी था ना, उसने एक बार विंग को नहाते हुए वॉशरूम में देखा था। हालांकि विंग को कलर बैन का प्रॉब्लम था, ये बात सबको पता था। वांगजी बस उसे नहाते हुए देखता है और उसे अजीब होता है। उसका गला सूखता है और वो बहुत ज्यादा अराउज से भर गया था। वापस से वो बाहर भाग के आ जाता है। इस तरह से वो लगभग 7-8 दिन से उसे देख रहा होता है। एक दिन अपने स्कूल में अपने क्लासमेट से, अपने बच्चों से वो इस बात पे डिस्कस करता है कि किसी मैन को देखने के बाद अगर तुम्हें अजीब हो, बॉडी में गूजबम्स आए तो क्या करना चाहिए। उसके जो अपर लेवल्स के जो बच्चे थे वो लोग इस बात को जानते थे, पर उस क्लास के बच्चों को नहीं पता था। इसलिए जो हमारा वांगजी था ना, वो सोचता है कि वो किसी से पूछेगा। तो उसके जो सीनियर्स थे ना, जिससे वो जान पहचान था उसका, तो वो उनमें से एक से पूछता है जिसका नाम सूशे था और कहता है कि आप मुझे बताओगे कि अगर किसी मैन को देखने के बाद हमारे बॉडी में गूजबम्स आते हैं और हमारा बॉडी रिएक्ट करने लगता है तो इसका क्या मतलब है। सूसे कहता है देख, पहली बात कि अगर तू उसे देखने के बाद ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो तू कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर से जो डिजायर्स है, और फिर वो इशारा करता है उसके लिटिल लॉयन की तरफ, वो काम का है और वो काम कर रहा है। दैट्स व्हाई वो वेकअप हो रहा है। मैं तुझे कुछ चीजें बताता हूँ। फिर वो एक बुक देता है, कुछ साइट्स बताता है और वो उसे फोन में बोलता है कि अकेले में देखना और किसी और से मत पूछना वरना तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, तुम्हें पता है ना। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। फिर घर आने के बाद वो जो 2 किताबों से मिला था वो पढ़ता है और जो साइट्स था उस पर वो कुछ चीजों को सर्च करता है। उसके बाद उसे पता चल गया था कि मेंस के साथ क्या किया जाता है और बॉडी में इस तरह के रिएक्शन क्यों आते हैं बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद। तो जो हमारा वांगजी था ना, वो रोज विंग को ना रात में हक करके उसको सो जाता था, क्योंकि उस समय वो 16 साल का था तो विंग इतना माइंड भी नहीं करता था। उसको अपने पास ही लेकर के सो जाता था। और बट रात में जो हमारा वांगजी था वो विंग के सो जाने के बाद विंग के बैक को टच करता, उसके शर्ट को ओपन करके और उसके चेस्ट जो था उसे ऐसे पकड़ के सो जाता, ये करता। पर विंग को कभी कुछ ऐसा पता ही नहीं चलता, वो नींद में रहता था, उसे कभी कुछ पता ही नहीं चलता। और उसे बस एक नॉर्मल, जैसे कि 2 लड़के कैसे सोते तो उसे ये इस तरह से लगता था कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि वांगजी इस तरह से कुछ सोच रहा होगा या चल रहा होगा। फिर एक दिन उसके अंकल जब उसे बोलते हैं कि अब्रॉड जाना हो गया तो वो पूरा एकदम बिगड़ गया था कि नहीं मुझे नहीं जाना है। वो बहुत गुस्सा भी करता है। उस वक्त विंग कॉलेज में था, उसे यहाँ रहना था विंग गगो के पास। बट अंकल कहते हैं अगर तुम जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, फिर अच्छे आदमी बन जाओगे, फिर तुमको जो करना है, तुम जो चाहो वो कर सकते हैं। तो वांगजी कहता है कि वो विंग गगो से को लाइक करता है। टीचर एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं ये क्या बोल रहे हो। तो वांगजी कहता है आप ही ने तो बोला था कि वो मेरे पार्टनर है, तो पार्टनर्स हमेशा साथ में होते हैं ना, और वैसे भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ। अंकल एक थप्पड़ लगाते हैं वांगजी को और उसे कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या उसे पता है। वांगजी कहता है नहीं, जब मैं अभी मैं माइनर हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। अंकल कहते हैं अगर वो तुम्हें पसंद करेगा तो मैं मान जाऊंगा, बट अगर वो तुम्हें इनकार करता है, रिजेक्ट करता है, तो तुम्हें उसकी लाइफ से दूर होना होगा और तुम्हें अभी तो फिलहाल से जाना ही होगा। इतना बोल करके जबरदस्ती सीजन के साथ वांगजी को अब्रॉड भेज दिया जाता है। और ये सारी बातें हमारे वांगजी सोच रहे थे और वो अपने मन में कहता है अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं किसी भी कीमत पे विंग गगा को अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगा। अब इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े अंकल। और दूसरी बात ये कि आपने मुझसे कहा था कि अगर वो मुझसे प्यार करने लगेंगे तो आप उसका उसको मेरा होने देंगे। ये सोचते हुए वांगजी इबिल स्माइल करते हुए आंखें बंद करके सो जाता है। अगले दिन वांगजी उठता है, फ्रेश होता है और वो डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था। बिंग अपने कमरे में ही था तो अंकल और सीचन बैठे हुए थे। वांगजी कहता है अंकल आपको पता है ना
4 साल पहले आपने मेरे सामने में क्या शर्त रखी थी? सीचन के हाथ रुक जाते और कहते, वांग जी तुम अभी भी उसी पे अटके हुए हैं। वांग जी कहता है, इन 4 सालों में मैंने उनके लिए खुद को काबिल बनाया है, मैंने खुद को उनके लिए प्रिपेयर किया है, अब मेरा टर्म है। हर क्या कोई दिक्कत है? वैसे भी वो हमारे बायोलॉजिकल ब्रदर्स तो नहीं है ना, वी आर स्टेप ब्रदर्स, है ना? सीचन कहते हैं, पॉइंट है, और तुम अब बड़े भी हो गए हो अंकल। अंकल कहते हैं, पर लोग क्या कहेंगे? वांग जी कहता है, वो लाइन्स नहीं लगाता, वो विभूषियान लिखता है अपना नाम, वो हमारे साथ बस रहता है, और आपने उसकी कस्टडी ली है, मैंने नहीं ली है, इतना बोलना हुआ ही था। अंकल कहते हैं, बट फिर भी। मुझे कहता है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, बस मुझे उनके साथ रहना है, दैट्स इट। और अगर आप नहीं माने तो मैं उन्हें यहाँ से लेके भाग जाऊंगा। इतना सुनना हुआ ही था तो अंकल किरण चिल्ला पड़ते हैं, वांग जी कहता, क्यों? अब मेरे दुश्मन क्यों बन रहे हैं? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं उन्हें पसंद करता हूँ। तभी ऊपर से विंग आ रहा होता है तो इन लोगों की आवाज सुनकर कहता है, गाइस यहाँ क्या हो रहा है? अंकल कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, आप बैठो, आप ठीक हो? विंग हाँ में सर हिलाते वो वहां बैठ जाता है। उसके बाद अंकल कहते हैं, तुम लोग ट्रिप पे गए थे, क्या किया? फिर विंग उस दिन आया था तो इतना सब कुछ हो गया था तो बताता ही नहीं है। फिर वो बोलता है कि वो नीहेसेंग और सॉन्गलैंड के साथ इधर उधर घूमने गया था और उसने कुछ जड़ी बूटी भी इकट्ठा किया हुआ है, अब वो उस पर काम करना चाहता है। तो अंकल हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, आपको जो करना है कर लीजिए। इतना बोल करके और फिर लोग सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद अंकल किरण कहते हैं, वांग जी स्टडी में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और सीचन कहते हैं, तुमने तो वनस्पति विज्ञान किया है ना, तो मुझे बताओ कि क्या क्या है उसमें। तो कहता है, हाँ मैं आयुर्वेद और इस सब पे रिसर्च कर रहा हूँ, पेड़ पौधों के ऊपर, ताकि मैं अपने लिए कुछ दवाई बना सकूं। तो फिर नाश्ता कर लेने के बाद सीचन विंग के साथ उसके स्टडी जो थोड़ा छोटा सा लेबोरेटरी बनाया हुआ था वहां चला जाता है, जहाँ पे विंग ने बहुत सारा चीजें ना इकट्ठा किया हुआ था, और वो सीचन को बताने लगते हैं। तो सीचन ना ये सब देखते देखते बातों बातें में कहता है, कॉलेज में कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो विंग कहता है, एक्चुअली में कोई नहीं है, और मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि कलर बैंड होने की वजह से मैं कभी किसी को अपने करीब और अपने दुख का कारण और उसके ऊपर बोझ नहीं बनने देना चाहता था। तो सीचन कहते हैं, अभी तो ठीक हो गया है अब? तो विंग कहता है, अभी मैंने सोचा नहीं है, पर मैं अपनी आंखों को ना अच्छी तरीके से ठीक करना चाहता हूँ, दैट्स वाई। तो इतना बोलना हुआ ही था। तो कहता, ओ वैसे अच्छा है, कोई बात नहीं। फिर सीचन ना थोड़ा सा और घूमते हुए कुछ पौधे के बारे में उससे पूछते हैं, एंड देन फिर पलटते हुए कहते हैं, वैसे विंग, वांग जी तुम्हें कैसा लगता है? तो विंग ने पहली बार वांग जी को देखा था तो वो कहता है, हैंडसम, बहुत ज्यादा हैंडसम। तो सीचन कहते हैं, जस्ट लाइक मॉडल। विंग कह देता है, जस्ट लाइक मॉडल। सीचन कहते हैं, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या उसे डेट करना चाहोगे? विंग कहता है, वो मेरा भाई है तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। सीचन करते हैं, बट हम ब्रदर्स नहीं है, मतलब हमारा ब्लड लाइन नहीं है, हम एक ब्लड लाइन से नहीं है, मतलब वांग जी मेरा अंकल का बेटा है और तुम तो हमारे हो ही नहीं, हम बस ओनली फॉर स्टेप्स ब्रदर्स है। और अंकल ने तुम्हारी आई मीन कि मेरे डैड ने तुम्हारी कस्टडी ली है ओनली फॉर, तुम्हें अपना अडॉप्ट नहीं किया है बेटा। तो विंग कहता है, हाँ बट फिर भी हम एक साथ घर में रहते हैं ना। तो सीचन कहता है, अगर मान लो कि अगर तुम्हें चॉइस दिया जाए तो क्या करोगे? विंग कहता है, मैं कैसे कह सकता हूँ, एक्चुअली में मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और रही बात डेट वगैरह की तो मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे बॉयज पसंद है या फिर गर्ल्स। सीचन कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, पर पक्का तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं है? वो कहता है, नहीं कोई भी नहीं है। इतना बोल करके विंग ना वापस से सीचन को बताने लगता है। अब वही दूसरी तरफ वांग जी आर्ग्यू कर रहा था, मैंने इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दिया गगो के साथ मिल करके, आपकी कंपनी को गगो चलाने वाले हैं और मैं अपना स्टार्टअप खुद करने वाला हूँ। आपने जो कहा था मैंने सब कुछ कर लिया, मैं बस एक लाइफ पार्टनर ही तो मांग रहा हूँ ना, और कुछ भी नहीं। वैसे भी आपने बचपन में कहा था कि वो मेरे पार्टनर है। अंकल किरण कहते हैं, बट बांग जी, ठीक है माना कि हम ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम एक साथ एक घर में रह रहे, कोई भी कहेगा तो मैं उन्हें अपना बेटा कहता हूँ, क्या बोलेंगे लोग? वांग जी कहता है, आपने उन्हें अपना बेटा बोला है, मैंने नहीं बोला है कि वो मेरा भाई है। वैसे भी वो मेरा स्टेप ब्रदर है, मैं करना चाहता हूँ, दैट्स इट, ये मेरा फाइनल है। और अंकल प्लीज, सच में अगर आपने मेरे साथ जाती करने की कोशिश की तो या तो मैं अपने आप को हार्म कर दूंगा या फिर मैं उसको लेके यहाँ से भाग जाऊंगा। अंकल अपना सर पकड़ के बैठ जाते, कहते ये किस तरह का जिद है? वांग जी कहता है, बस जिद है, क्योंकि डैड मॉम के जाने के बाद अगर किसी ने मुझे समझा और मुझे कोई अपना लगा तो वो बस वीगा है।
और मैं वीगो से दूर नहीं होना चाहता। क्या चाहते हैं कि मॉम डैड की तरह मैं उनसे दूर हो जाऊं? अंकल ना चाहते हुए भी कह देते हैं ठीक है वांग जी, बट विंग कहता मैं विंग को मना लूंगा, इतना बोल करके। और वो वहां से बाहर आता है तो सिचन के साथ वो लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे वो सुनता है कि नहीं नहीं, मैंने डेट के बारे में नहीं सोचा और मुझे नहीं पता कि डेट करना चाहिए या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो वांग जी को कहीं ना कहीं होप था कि उसके पास अभी भी फुल टाइम है कि वो विंग को अपना बना सकते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में चले आते हैं। अब इधर जो विंग था हमारा, वो सब कुछ दिखाने के बाद कहता है अब कुछ नहीं है। तो सीजन कहते ठीक है तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं जाता हूँ, ठीक है ना। तो विंग उसके बाद चले जाता है। फिर विंग जब बाहर आता है तो वो पौधा देखता है मुरझाया हुआ। उस पौधे को वो लेता है, लेने के साथ ही वापस से उसी छोटा सा जो गैलरी था उसमें जाता है, एक मिट्टी वगैरह खोदता है, उसमें वो पौधा डालकर पानी डाल देता है। उसके जाते ही वो पौधा वापस से खिल गया था। विंग को बिल्कुल पता नहीं, वो जो स्मेल था ना वो पूरे घर में फैल गया था। उसके बाद विंग जो था वो वापस से अंदर आ जाता है और नहाने चला जाता है। वांग जी विंग को मतलब बात करना चाहता था। दरअसल वो उसके कमरे में जब वापस आता है तो देखता है विंग नहीं है। फिर वॉशरूम से पानी गिरने की वॉइस आती है। वांग जी धीरे से गेट ओपन करता है और गेट के पास खड़ा होकर के विंग को नहाते हुए देख रहा था। विंग का बैग पूरा ऊपर से नीचे तक वो फुल न्यूड था, वो देख रहा था। और वांग जी अपने लिटिल लायन बेबी को हाथ से ग्रैब किया हुआ था, क्योंकि वांग जी के अंदर का हॉनीनेस बाहर आ रहा था और बस उसे देख रहा था। जब जैसे विंग मुड़ने को होता है, फटक से वांग जी बाहर हो जाता है एंड अपने कमरे में आके बैठ जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपने आप को विंग के साथ कनेक्ट करना चाहता था और बहुत कुछ करना चाहता था। अपने डिजायर्स को अपने ऊपर हावी ना देने के लिए वांग जी अपनी आईज बंद करता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। आधे घंटे के बाद वो जब शांत हो जाता है, वापस से उस कमरे में आता है तो विंग ना रेडी हो रहा था। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है वैसे विंग आप क्या करने वाले हो? विंग कहता है कुछ नहीं, मैं एक हीलर है तो उन्हीं से मैं मिलने जा रहा हूँ और कुछ चीजों के ऊपर मुझे रिसर्च करना है, तो उनके पास ही मैं काम सीखने वाला हूँ। और अगर मैं सीख गया तो मैं उनके साथ ही उनके हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लूंगा। तो वांग जी कहता ओह वाह, वैसे मैं अपना कंपनी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, जब हो जाएगा तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा इनॉग्रेशन के दिन। इतना बोल करके वो वापस से रेडी होने लगता है। वांग जी बस उसे बैक से देख रहा था, उसकी कर्व बॉडी, सिलेंडर लेग्स, बॉडी शेप, और उसके दिमाग में फिर से खतरनाक वाले थॉट्स गंदे आ रहे थे। उसके बाद वांग जी अपने सारे इमोशन को कंट्रोल करता हुआ वहां से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। अब इधर विंग अच्छे से रेडी होता है, नीहे सिंह को कहता है मैं रेडी हूँ, मुझे लेने आओ। नीहे सिंह और सोंगलन उसे लेने के लिए आते हैं तो सोंगलन ना बाबरा बन के खुश हो रहा था। तो नीहे सिंह कहता क्या हुआ तुझे? विंग भी उसे पूछता है कि क्या हुआ इसे। फिर नीहे सिंह और जो विंग था उसे सोंगलन बताता है यार मैं इतने दिन से उसे परेशान कर रहा था ना, हाँ, आज जब मैंने उसे डेट पर जाने के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दिया। विंग कहता वाह सच में, वैसे तुम दोनों को एक सरप्राइज दूं? वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ दो दो। फिर विंग कहता है मैं तुम दोनों को देख पा रहा हूँ। फिर वो उसके कपड़े का कलर वगैरह जो कुछ भी था वो उसे बताता है। और विंग और वो दोनों, नी हिसेंग और सोंगलन का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो छलते हुए कहता ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें सच में दिखाई दे रहा है, तुम्हारा फेस कलर ब्लाइंड वाला प्रॉब्लम चला गया। विंग कहता है पता नहीं ये कब तक अस्थायी रहने वाला है, बट मैं बात करूंगा उनसे। इतना बोलकर तीनों आ जाते हैं वहां पे और आने के साथ ही तीनों बैठ जाते हैं। मंगोलिया साइड के एक हीलर महिला थी जिसको ये सभी चीजें करना आता था। उसे देखते ही वो कहता है मिस लीजी, ली याओ उनका नाम था। तो कहता मिस लीजी, और फिर वो विंग अपना आंख दिखाती है। तो उसको देखने के बाद वो कहता है तुम्हारी आंखों की रोशनी आ गई है, तुमने कौन सा पौधा यूज किया है? तो विंग कहता है मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। तो नीहे सिंह कहता है नहीं नहीं, उस दिन जो तुम अपने साथ पौधा ले आए थे उस पौधा को मैंने तुम्हारे बांस में डाल दिया हुआ था, क्या तुमने उसको सेवन वगैरह किया है? क्योंकि तुम वही पौधा तो ढूंढ रहे थे ना। विंग कहता है पर मैं इतने दिनों से तो बेड पे था। तो मिस लीजियाओ कहती है एक अजीब सा स्मेल आ रहा है, वो पौधा क्या तुम्हारे घर में अभी भी है? विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर वो पिक्चर्स दिखाता है तो मिस लीजियाओ कहती है हालांकि ये जादुई पौधा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ ये ऑलमोस्ट 500 या 6 साल में एक ही बार पैदा होता है।
और ये जितने भी जीवाश्म होते हैं उन सब के सड़े गले चीज़ों को खाकर बना होता है ये पौधा, मतलब बड़ा होता है, जिस वजह से इसके अंदर बहुत सारी अच्छे गुण होते हैं और ये औषधि में सबसे उत्तम माना गया है। इससे नए सेल्स बनते हैं, आंखों की रोशनी आती है। एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन कारक पौधा होता है ये, जो कि थोड़े से जंगली टाइप्स होते हैं और ये बहुत कम लोगों के ऊपर उपयोग में लाई जाती है क्योंकि ये बहुत रेयर ही मिलता है। तो विंग कहता है, ओ तो क्या ये इसकी वजह से हुआ है, सिर्फ स्मेल की वजह से? तो मिस लीजियाओ कहती है, सिर्फ स्मेल की वजह से तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स चेंज हो सकते हैं, नए सेल्स बना सकते हैं। जब तक तुमने इसका सेवन नहीं किया होगा तब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं आई होगी। अब विंग और किसी को तो पता ही नहीं है कि पानी का ड्रॉप्स गिरा था और पूरा का पूरा बास विंग की आंखों पे गिरा था। तो वो कह देता है, मुझे नहीं पता, पर हालांकि ऐसा कुछ हुआ तो था। मिस लीजिया कहती, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ और भी अलग तरह की सेंसेशन आ जाएगी, जैसे कि इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगा और तुम किसी का माइंड रीड आसानी से कर सकते हो। तो कहता, ओ अच्छा ऐसा क्या? तो वो कह देते हैं हाँ। फिर उसके साथ बैठ करके विंग जितना भी सर्च किया हुआ था तो नीही से वो दोनों दिखाना शुरू कर देते हैं। सॉन्गलैंड को ये सब बोरियत भरा लग रहा था तो वो बाहर आ जाता है और शाओ शिनचैंग को कॉल करता है। शाओ शिनचैंग अपना ग्रुप स्टडी करने में लगा हुआ था तो वो कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो। सॉन्गलैंड कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया बेबी? शाओ शिनचैंग कहता है, तुम्हें गए हुए बस आधे घंटे हुए हैं, आधे घंटे में मैं तुम्हें मिस भी करने लगूंगा, क्यों? तो सॉन्गलैंड कहता है, तुम्हें याद है ना कि आज हम डेट पे चल रहे हैं? उसे याद था, बट फिर भी वो मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा ऐसा कुछ हुआ था क्या हमारे बीच? मुझे याद नहीं। सॉन्गलैंड कहता, बेबी। तो सॉन्गलैंड की बात सुनकर शाओसिन जी कहता, मुझे याद है, याद है, हाँ ठीक है मैं चलूंगा। वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? फिर सॉन्गलैंड बताता है कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, विंग अपनी स्टडी में जो सर्च किया हुआ था वो सब उनसे पूछ रहा है। हाँ, और उसे अपनी आंखों को ठीक करना है, दैट्स वाई वो अंदर है और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो सॉन्गलैंड की बात सुनने के बाद शाओसिन जी उसे कहता है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने दोस्त के साथ होना चाहिए? तो वो कहता है, वो लोग अपना कर लेंगे ना, छोड़ो भी। इतना बोल करके और वो उसे देख रहा होता है। उसके बाद फिर विंग उसके साथ पास बैठा हुआ था तो मिस ली जाओ कहती है, तुम मेरे साथ रह सकते हो और सीख सकते हो, पर हाँ वो पौधा तुम कल लेके आओगे क्या? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो वापस से वहाँ पे अपना क्लास करने लगते हैं क्योंकि वो लोग स्टूडेंट थे तो 4-3 घंटे वहाँ देते और उसके बाद अपना जो आगे का पढ़ाई होता है उसके लिए वो लोग कॉलेज चले जाते। वहां से होने के बाद शाम का एक लेक्चर अटेंड करते हुए विंग जब घर आता है, वांग जी नहीं आया हुआ था और अंकल को एक मीटिंग में जाना था और सीचन गगा भी कंपनी में ही थे। विंग नौकर को बोल देता है और सबके लिए खाने की बनाने के लिए बोल करके अपने कमरे में आता है। बाहर से आया हुआ था, थका हुआ था, वो आते ही सो जाता है। उसके बाद शाम के 7 बजे को ऑलमोस्ट वांग जी जब घर आता है तो देखता है घर में कोई भी नहीं है। वो पहले ना अपना कमरे में जाना चाहता था, बट जब विंग को देखता है तो उसे रहा नहीं जाता। वो आता है, आने के साथ ही विंग को देखता है। वो अपना सूटकेस ना बगल में रखता है उसके और उसके पास आकर बैठ जाता है। कहता है, वीगो, माना कि आप मुझसे 3 साल के बड़े हो, बट मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आप मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और वैसे भी वी आर नॉट ब्रदर्स, हम ओनली फॉर स्टेप ब्रदर हैं। वैसे भी मैं उसे वो भी नहीं मानता क्योंकि आप मेरे कुछ लगते भी नहीं हो, पर सच में अब बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो सोते हुए। इतना बोल वांग जी के हाथ विंग के शर्ट्स के ऊपर चल रहा था। विंग जो कि उसकी बात सुन के ही, मतलब वो जो बोल रहा था धीरे धीरे बोल रहा था, बबलिंग कर रहा था। वांग जी की बात ना वांग जी ही सुन पा रहा था, बट विंग को लगा जैसे कि उसके पास कोई है। तभी वांग जी उसके हाथ चलने लगे थे और विंग ना उसके ऊपर ना धीरे धीरे करके वांग जी आता और उसके बॉडी को ना स्मेल करने लगा था। उसके एक तो कोलेजन की स्मेल, ऊपर से जो परफ्यूम लगा के गया था वो, अब मॉर्निंग में वो जो पौधा गाड़ा हुआ था उसकी स्मेल, सारी स्मेल ना विंग के बॉडी के ऊपर थी, मिक्स थी ना, काफी खूबसूरत सा स्मेल आ रहा था। वांग जी उसके नेक के पास आता है और उसे स्निफ करते हुए कहता है, सच में आप बहुत ज्यादा नोटिसेबल हो और अट्रैक्टिव भी। अब मेरे दिल दिमाग सब पे कब्जा कर रहे हो गो। इतना बोल करके हमारा वांग जी ना अपने नोज से विंग के नोज को रब करता है और उसके शर्ट्स को वापस से टच करते हुए उसे अच्छे से कवर करता है और वहां से वो उठ के चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग का दिल धक से धड़क के रह गया था और वो बस चाहते हुए वांग जी को देख रहा था। कहता है, ये क्या किया इसने? हाँ, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और वो फटाक से उठ के बैठ गया था, अपना हाथ अपने कलेजे पे लेके बैठा हुआ था और अपने मन में कहता है, ये क्या हुआ? हाँ, और वो बस देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो भी फिर फ्रेश हो जाता है और उसके दिमाग में यही सारे थॉट्स चल रहे थे, सब कुछ यही सब कुछ चल रहा था और कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था।
नीचे आता है, खाना खाता है, तो अंकल अभी भी नहीं आए हुए थे। सीजन और वांगजी और विंग तीनों बैठे हुए थे। सीजन कहते विंग आज तुम गए हुए थे ना? तो कहता हाँ मैं मिस लीजियाओ से मिलने के लिए गया था। फिर हमने जितने भी रिसर्च करा हुआ था वो सब कुछ उन्हें दिखाया और उन्हें बताया, और अब उन्हें हमारे साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे साथ काम कर सकती हैं और मैं उनके यहाँ रह के सीख सकता हूँ। तो सीजन कहते हैं ये तो अच्छी बात है। उसके बाद तो विंग कहता है उसके बाद मैं आई हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाला हूँ और वहीं पे काम करने वाला हूँ। तो सीजन कह देते हैं ये तो अच्छी बात है विंग, जो तुमने इतना सब कुछ किया है वो तुम्हारे मेहनत का फल है। वांगजी कहता है कांग्रेचुलेसन विंग। विंग कहता है हाँ थैंक यू वांगजी। वांगजी कहता है वांगजी आप मुझे लांजा बुलाते हो ना, फिर लांजान बुलाइए ना। तो विंग कहता हाँ थैंक यू लांजान। और वो ना बहुत सकपका रहा था। तो सीजन कहता क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता हाँ कुछ भी नहीं। फिर सीजन अपने मन में कहते हैं कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि वांगजी इसे लाइक करता है। विंग कहता हाँ। तो सीजन कहता क्या हुआ तुम्हें विंग? विंग कहता कुछ भी नहीं। फिर दूसरी तरफ वांगजी बोल रहा था हाँ विंग आप इतने ज्यादा हॉट और क्यूट क्यों लग रहे हो एक ही साथ में? आपने अपने बालों को कितना ज्यादा बिगाड़ा हुआ है और एक लॉस्ट पपी लग रहे हो आप। हाँ, बड़े होकर भी बाल बनाना नहीं आता आपको। और इतना बोलते हुए ना वांगजी हमारा ना सेक कर रहा था मुंडी। लांजान की बात सुनकर विंग कहता है क्या कहा? मैं लॉस्ट पपी हूँ? लैंजान उसे हाँ करके देखते हुए कहता क्या हुआ आपको? विंग कहता कुछ भी नहीं। फिर विंग उसे देख रहा होता और लैंजान कहता अपने मन में क्या इन्हें मेरी बात सुनाई दे रही है कि मैंने इन्हें लॉस्ट पपी कहा? विंग टोटली सरप्राइज था और उन्हें मिस लीजियाओ की बात याद आती है जहाँ पे मिस लीजियाओ ने कहा था कि आ, तुम्हारे साथ कुछ और नए सिम्टम्स भी जुड़ सकते हैं जो तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब ये सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है इसका मतलब मैं माइंड रीड कर सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ? ओ माय गॉड। हाँ वो बस शॉक हो चुका था, पता नहीं क्यों पर शॉक्ड हो चुका था। फिर जैसे तैसे खाना वाना खा करके ऊपर कमरे में आता और निहिर सिंह को कॉल करता है फटाक सर कहता है निहिर सिंह कहता हाँ। तो निहिर सिंह के विंग कहता है तुम्हें पता है मैं ना माइंड रीड कर सकता हूँ और साथ में सुन भी सकता हूँ। तो निहिर सिंह कहता है ये तो अच्छी बात है ना, वैसे भी मिस लीजिया ने कहा ही था कि तुम माइंड रीड भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है बट प्रॉब्लम ये है कि मैं सबकी सुन पा रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ तो उन्होंने कहा था ना कि तुम सबकी सुनोगे, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? विंग कहता है बुरा इसलिए लग रहा है कि फिर वो रुक जाता और कहता है भांग जी मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? फिर नीर सिंह कहता क्या हुआ? तो विंग कहता नहीं कुछ भी नहीं। इतना बोल करके वो फोन रख देता है और फटाक से ना बेड में चला आता है। वहीं वांगजी नीचे से ऊपर आ रहा होता है, कहता इन्हें क्या हो गया, ये इतने जल्दी क्यों आ गए? तो विंग ना जल्दी जल्दी ना लाइट वाइट काट करके सो जाता है। विंग देखता है कि वो सोया हुआ है तो वांगजी अपने कमरे में आ जाता है। फिर उसे कुछ काम वगैरह करना था। रात को वांगजी जिसको बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था विंग के बगैर, वो वापस से उसके कमरे में आता है, उसके पास आता है और आने के साथ ही विंग के शर्ट्स वगैरह को ना धीरे धीरे करके खोल देता है। विंग ना जगा हुआ था, एक वो ऑलरेडी सॉफ्ट था। एंड देन वांगजी आता है और फिर से ना उसके चेस्ट को ना ऐसे पिंच करना स्टार्ट कर देता है, टच करता है। और फिर जो हमारा वांगजी था वो उसके नेक को ऐसे नोट से स्लाइड कर रहा था, सब कुछ कर रहा होता है और वापस से उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है विंगा आपको कब पता चलेगा मेरी फीलिंग्स? क्या आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते? आप हर वक्त मुझसे भागते क्यों रहते हो? ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपको काटने के लिए दौड़ता हूँ। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आपको मैं बता भी नहीं सकता। इतना बोल करके हमारा जो लेंजन था वो थोड़ी देर के लिए विंग के सीने पे अपना सर रखता है, फिर विंग को अच्छे से कवर करता है और वहां से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग वापस से उसकी फटके हाथ में आई हुई थी और वो धक से उठ के बैठ जाता है, कहता है ये क्या क्या था, ये सब क्या था? और इतना बोल करके वो उठ के बैठा हुआ था। अगले दिन सुबह विंग जो कि वांगजी से नजरें नहीं मिला पा रहा था, वांगजी को ना अजीब लग रहा था कि विंग ऐसे क्यों ये कर रहे हैं। फिर अपने मन में वो कहता है कहीं कल रात का इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया ना कि मैं इनके कमरे में आया था। विंग ना कूट रहा है खाने को और सब कुछ सुन रहा है, तू बोल ले मैं सुन रहा हूँ। फिर वांगजी अपने मन में कहता है क्या मैं इन्हें बता दूं कि मैं इन्हें पसंद करता हूँ? नहीं नहीं अभी सही समय नहीं आया है। विंग अपना गला ऐसे करते हुए कहता है क्या ये लड़का पागल हो गया है, ये मुझे पसंद कैसे कर सकता है? हाँ हम हम ब्रदर्स हैं, हम ब्रदर्स हैं, हम कैसे एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं? फिर वांगजी कहता है वैसे भी हम ब्रदर्स नहीं है, हम तो स्टेप ब्रदर्स भी नहीं है, पर कहने को स्टेप ब्रदर्स कह सकते हैं, बट कोई बात नहीं। और इतना बोल करके और वो ना विंग को देख रहा होता है। विंग कहता है मत देखो मुझे अजीब लग रहा है। फिर सीजन
की तरफ देखते हुए पटक से विंग कहता है, वैसे का मैं ना कुछ दिनों के लिए ना निही सिंह के पास जाना चाहता हूँ, ताकि वहां से जाने में हमें सुविधा हो। इतना सुनना हुआ ही था कि जो वांग जी है ना, वो फटक से ना चम्मच पटक देता रहा, कहता नहीं आप नहीं जा सकते। सीजन को तो पता है कि भाई वांग जी हमारा ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। तो फिर वांग जी की ऐसे ओवर रिएक्ट देख करके वो कहता है, क्या क्या हुआ तुम्हें। वांग जी कहता है नथिंग, और विंग आप कहीं नहीं जा रहे हो, दैट्स इट। इतना बोल करके वो अपने कमरे में आता है, गुस्से के मारे टाई वाई ठीक कर रहा होता है। ठीक करने के साथ कोट वेयर करते हुए कहता है, लगता है मुझे आपको बताना ही होगा। और इतना बोल करके और वो वहां से उठ के ऑफिस के लिए चला जाता है। अब सीचन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो वांग जी को समझाए तो समझाए कैसे। वहीं दूसरी तरफ विंग समझ गया था कि हाँ भाई हाँ, इसको बहुत तेज का गुस्सा आ गया है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर सीचन कहते हैं, तुम तो जानते हो ना वांग जी कितना गुस्सा करता है। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि वो कितना गुस्सा करते हैं। वैसे आप ठीक हैं। तो कह देता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और इतना बोल करके सीचन वो दोनों खाना खाते हैं और कहते हैं डैड होगा तो शाम तक आ जाएंगे। विंग कहता कोई बात नहीं। फिर विंग चला जाता है निही सिंह के साथ अपना वहां पे मिस लीजियाओ के पास काम करने के लिए। अब दूसरी तरफ वी जो हमारा वांगजी था, वो ऑफिस आता है और आने के साथ ही अपने सेक्रेटरी क्रिस को बोलता है कि एक अच्छा सा वेन्यू को सेट करवाओ और वहां पे मेरे लिए प्राइवेट रूम बुक करो, मेरे अलावा किसी और को परमिशन मत देना। पियानो सेट करवाओ और डिनर का अरेंज कराओ। तो कह देता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को मैसेज करता है कि क्या तुम शाम को फ्री हो। विंग कह देता है हाँ वो फ्री है। वांग जी कहता है तुम कहाँ हो मुझे बताओ। विंग एड्रेस बोलता है तो वांग जी उसमें लिख देता है, मैं अपने सेक्रेटरी को भेजूंगा, तुम चुपचाप आ जाना। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी उसे क्यों बुला रहा है। फिर विंग ओके लिख देता है। 7 बजे शाम के वो लोग जब वहां से क्लास और अटेंड करने के बाद निकलते हैं तो निही सिंह कहता है हम लोग कुछ खाने चले। तो विंग कहता है नहीं, मुझे लेने के लिए कार आ रही है। तो निही सिंह कहता है अच्छा कार आ रही है, क्या कोई बात है। वो कहता है नहीं नहीं बस लैंजन मुझसे मिलना चाहता है। तो निही सिंह कहता वैसे मैंने देखा लैंजन ना बहुत ज्यादा ना खूबसूरत लगता है और बहुत ज्यादा स्मार्ट भी। हाय मतलब उसे देखने के बाद मॉडल वाली वाइब्स आती है। विंग कहता है हाँ आती तो है, बट बहुत कुछ आती है उसके पास। तो नीर सिंह कहता क्या कहा तुमने, कुछ कहा। विंग कहता नहीं नहीं मैं कुछ कह सकता हूँ क्या, मैं बस जा रहा हूँ बाय। इतना बोल वो कार में बैठ जाता है। वो कार उसी वेन्यू के पास लेके आते हैं जहाँ पे लेंसर ने सेट कराया हुआ था सब कुछ। विंग जब वहां आता है तो एक आइस हैंड उसके आइस पे जाके पड़ती है। विंग जब कहता है कौन है, वांग जी उसे कान में करता हुआ चुप मतलब ऐसे सिसकारे नहीं करते वैसे करते हुए उसे अंदर लेके आता है। फिर उसके बाद गेट ओपन करने के साथ ही गेट बंद हो जाता है और धीरे धीरे वांगजी उसकी आईज के ऊपर से हैंड हटाता है। विंग उस वेन्यू को देखता है जहाँ पे वांगजी ने एक अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर अरेंज कराया हुआ था और वहां पे बालियन वाले को भी बुलाया हुआ था। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, कुर्सी पुल करता है, वहां पे उसे बिठाता है। जैसे वो लोग बैठते हैं वहां पे खाना सर्व किया जाता है। वांग जी विंग का प्लेट लेकर के कट करते हुए इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है वीगा ये आपके फेवरेट फूड है, मैंने आपके लिए अरेंज किया हुआ है। विंग कहता है थैंक यू, बट ये सब किस लिए। वांग जी कहता है पहले आप खा लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर विंग चुपचाप से वो सब कुछ खाना स्टार्ट कर देता है और बैकग्राउंड में वो जो म्यूजिक था ना वो प्ले हो रहा था। अब इधर जो हमारा वांगजी था खाना वाना खा लेने के बाद विंग की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि आप मेरे साथ डांस करेंगे। विंग कहता है कहता वाइब्स अच्छी है ना वीगा। विंग कुछ नहीं कहता और उसका हाथ उसके हाथ में डालकर उसके पास आते हुए कहता है तुम्हें मुझे कुछ कहना है वांगजी। वांगजी कहता है लांजा। तो विंग कहता हाँ लांजा मुझे बताओ। वांगजी उसे डांस कर रहा था और उसे कहता है मैं आपको पसंद करता हूँ विंगा। इतना बोलकर जैसे उसे नचाता है विंग रुक गया था और कहता क्या। तो वांगजी कहता है हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ। विंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। हाँ एक तो पहली बात कि हम एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, दूसरी बात अगर लोग पूछेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम कि हम एक दूसरे के साथ ही मतलब। तो वांगजी कहता है बट मैं क्या करूं, मैं आपको 16 साल की एज से ही पसंद करता हूँ, क्या आप मुझे बदले में पसंद नहीं कर सकते। विंग कहता है बात पसंद नापसंद की नहीं है, हमारे रिश्ते कितने उलझे हुए हैं। वांगजी कहता है आप हमारे भाई नहीं हैं, आप हमारे ब्लड लाइन से भी नहीं है, आपको अंकल ने अडॉप्ट भी नहीं किया है, बस आप उन्होंने आपकी कस्टडी ली है, दैट्स इट। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। विंग कहता है बट जो कुछ भी अंकल ने किया है उनका मैं ये सिला दूं कि मैं अपने ही छोटे भाई को लाइक करूं। तो वांगजी कहता है मुझे जब प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों हो रही है विंग।
ऐसे भी मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, इतना बोल वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। जैसे उसे किस करने को होता है, वांग जी विंग उसे धक्का देता है, कहता है वांग जी होश में आओ। वांग जी कहता है क्यों, आप मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको कोई और पसंद है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, आप मुझे बताइए। मैं उससे तो परफेक्ट हूँ ना, मेरे पास सब कुछ है, अपना खुद का बिजनेस है, आप हमारे पास घर है, आप हो, गगा है, अंकल है, और क्या चाहिए? वैसे भी बचपन से लेकर आज तक मैंने बस आपको अपना पार्टनर माना है, और आपने ही तो कहा था ना कि आप मेरे पार्टनर हो। विंग कहता है वो बचपन की बात है, बच्चों को बहलाने के लिए बोल दिया जाता है, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कोई बात भी सीरियसली ले लें। विंग की बात सुन वांग जी इसे टूट गया था, कहता है बट मैंने लिया है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपको कैसे कैसे इमेजिन करता हूँ। विंग कहता है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है वांग जी, ना कि मेरा। इतना बोल जैसे ही वांग जी की बात सुना करके भी वहां से जाने को होता है, वांग जी फटाक से उसे खींचता है और बैग से हक करते हुए कहता है नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज मैं आपको लाइक करता हूँ इसलिए। विंग कहता तुम पागल हो गए हो वांग जी। और इतना बोल करके विंग उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और वो घर जाने के लिए कैब लेता है, घर आ जाता है। घर आकर के वांग जी की इन हरकतों की वजह से विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चुपचाप से जाता है, शावर लेता है और आकर के सोचते हुए ना सो जाता है। वांग जी रात को बहुत ज्यादा ड्रंकन हालत में घर आया था, ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे, तब तक घर में सभी सो चुके थे। वांग जी चुपचाप से विंग के कमरे में आता है, रूम को अच्छे से लॉक करता है, अपने शर्ट्स को खोलता है, पैंट को खोलता है और उसके पास आता है, विंग के शर्ट्स को ओपन करता है और विंग के पैंट्स को भी ओपन करता है। एक हाथ उसके पैंट्स के अंदर थे और दूसरे हाथ वांग जी विंग के बॉडी पे चला रहा था और अपने आप को ना उसके ऊपर थ्रो कर रहा था आधा, और उसके बॉडी को लीक कर रहा था। अभी तक वांग जी ने विंग को किस नहीं किया है, यह याद रखना। और पूरे उसके बॉडी को लीक कर रहा होता है विंग। जैसे उसे फील होता है कि उसके बॉडी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, विंग आईज ओपन करते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है आई एम सॉरी, पर अब तक मैं खुद को रोकता आ रहा था, लेकिन अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। इतना बोल करके वांग जी धीरे धीरे करके विंग को बहुत ज्यादा ना सेड्यूस करना स्टार्ट कर चुका था। अपने पैर से उसके पैर को चापा हुआ था, उसके हाथ से अपने आधे बॉडी से उसके बॉडी को चाप के रखा हुआ था और अपने हाथ उसके बॉडी पे चल रहा था। विंग ना छटपटा रहा था और वांग जी ना उसके लिप्स को खींच रहा था। विंग कहता है ये क्या कर रही है, पागलपन है, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी धीरे से हस्की टोन में कहता है क्यों, आपको ये पसंद नहीं आ रहा है? आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है ना, मतलब साफ है आपको चाहिए, दैट्स इट। इतना बोल करके और वो उसके ऊपर आ जाता है और अपने आप को पूरा थ्रो कर देता है, ना चाहते हुए भी अपने आप को उसके ऊपर प्रेस करते हुए रगड़ रहा था। विंग कहता है तुम सच में पागल हो गए हो। इतना बोलने के साथ ही वो उसे धक्का देकर हटाता है। वांग जी खड़ा हो जाता है और नीचे ना घुटनों पे बैठ जाता है, कहते हैं क्यों कहा, आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते, ये सब क्यों नहीं कर सकते? मैं करना चाहता हूँ। विंग बैठ जाता है वहां पर, कहता है देखो घर में सब सो रहा है, तमाशा मत करो और अपने कमरे में जाओ। वांग जी की आंखों में आंसू था, वो प्लीड करते हुए कहता है पर मैं आपको पसंद करता हूँ विंगा, फिर क्यों नहीं कर सकते? हाँ क्यों नहीं कर सकते? आप किसी और को लाइक नहीं कर रहे हो ना, बोलो जिस वजह से आप मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हो। विंग कहता है बात ये नहीं है। साक्षी कहता है बट हम भाई नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्या है? तो विंग कहता है पर लोग क्या कहेंगे? वांगजी कहता है लोग कुछ दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, और वैसे भी सारे लोगों को तो पता ही है ना। तो विंग कहता है पर मैं अंकल के। वांगजी उसके पास आता है, उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है मेरी बात सुनो प्लीज। मैं अंकल को मना लूंगा, मैं सबको मना लूंगा, बस आप मान जाओ। विंग ना मान ही नहीं रहा था, कहता है नहीं ये गलत है, तुम जाओ यहाँ से, बस जाओ, अभी के अभी जाओ, इससे पहले कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। वांग जी वापस से ना उसे गले लगा लेता और कहता है मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं जी सकता। इतना बोल करके और वांग जी विंग को छोड़ देता है और वहां से वो अपने कमरे में चला जाता है। विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ सामान को पैक करता है और पैक करने के साथ ही उतनी रात को वो नीही सिंह के घर चला जाता है। 2 बज रहे थे, डोरबेल बजते ही नीही सिंह डोर ओपन करते हुए कहता है कौन है मेरी नींद खराब करने के लिए? पर विंग अंदर आ जाता है और आते ही सोफा पे बैठ जाता है। नीही सिंह कहता है हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है मैं फिलहाल से 2-3 दिन के लिए यहाँ रहने आया हूँ। नीही सिंह कहता है क्या बात है, फिर उसे पानी ला कर देता है। फिर विंग ना ऊपर ऊपर से बताता है कि वांग जी मुझे टच करता है रात को और वो मुझे लाइक करता है, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, वी आर ब्रदर्स ना। तो नील सिंह कहता है अरे क्या पागल है तू, तुम दोनों भाई कब से हो गए और कहाँ से हो गए? वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे पास है, नहीं पता रहता, अगर उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया रहता तो समझ में आता। तुम
इतने बड़े थे तब तुम्हारे आंखों के सामने में तुम्हारा और मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ, और तुमने वांगजी को बचपन से देखा है, उनके मॉम डैड कोई और है, अंकल ने तुम्हारी कस्टडी ली है और साथ में वांगजी की भी, तो वो दोनों, तुम दोनों उनके बेटे नहीं हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? विंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अंकल को क्या जवाब दूंगा, और मैं वांगजी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। तो नी सिंह कहता है सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, तुम्हें घृणा नहीं आती है अपने आप से, तो सही बात है कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए कोई बीज होगा, वो पनपेगा और बड़ा हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम उसे हेट कर सकते हो, अपने आप से नफरत कर सकते हो। अब जब विंग को याद आता है कि वांगजी उस दिन भी उसको टच किया था, आज भी उसको ऐसे कर रहा था, तो उसे गुस्सा इस बात से आ रहा था कि वांगजी डंकन हालत में उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है, ना कि उसे घृणा आ रहा था। फिर वो अपने मन को साइड करते हुए कहता है जो कुछ भी हो, बट मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो नी सिंह कहता एज यूजुअली तुम रह जाओ, और इतना बोल करके वो कहता चलो मेरे साथ सो जाओ। फिर विंग नी सिंह के पास जाता है और उसके पास जा करके वो सो जाता है। जब वांगजी की नींद खुलती है तो वो वापस से जब विंग को देखने आता है तो विंग उस कमरे में नहीं था। वांगजी का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और वो नीचे आते ही चिल्लाना शुरू कर देता है विंगा विंगा विंगा, पर विंग कहीं नहीं था। सीजन भी उसकी वॉइस सुन करके जब नीचे आता है तो उसे पूछता है कि क्या हुआ है। वांगजी कहता है वीगा अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, इतना सुनना हुआ ही था। तो अंकल कहते हैं क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि विंग कहीं चला गया है? इतना बोलने के साथ ही पूरे मैंसन की तलाशी ले जाती है पर विंग कहीं भी नहीं था। अंकल बहुत बार कॉल करते हैं पर लास्टली जब विंग कॉल उठाता है तो वो सो रहा था और उठाते ही कहता है हेलो। अंकल कहते हैं वी बेटा आप कहाँ हो? विंग कहता है अंकल मैं नी सिंह के घर पे हूँ और मैं कुछ दिन के लिए यहीं आया हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोल विंग कॉल कट कर देता है। उसके बाद अंकल वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं विंग नी सिंह के घर पे है, क्या तुमने कुछ किया है? लैंजन लैंजन कहता है आई एम सॉरी अंकल, पर कल रात को मैंने उन्हें लव कन्फेस किया है। अंकल एक थप्पड़ लगाते हैं उसे और कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि वो नहीं मानेंगे। वांगजी कहता है मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसकी वजह से आप मुझसे इतना नफरत कर रहे हैं, क्या प्यार करना गुनाह है? अंकल कहते हैं नहीं कोई गुनाह नहीं है, पर सामने वाले की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। वांगजी कहता है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उन्हें अपना बना लूँ, सब कुछ समझा दूँ, सब कुछ यकीन दिलाऊं उन्हें, बट आप हो कि आप मुझ पे चढ़े जा रहे हो। मैं जानता हूँ कितना इजी नहीं है उनके लिए, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उन्हें लग रहा है कि आपको कैसे हैंडल करना है, और मैं बस हैंडल कर उन्हें प्लीज गौ। सीजन कहते हैं वांगजी थोड़ा शांति से काम लो, और डैड प्लीज आप भी ऐसे रिएक्ट मत कीजिए। और वांगजी तुम सच में अगर तुम श्योर हो अपने फीलिंग्स को लेकर के तो तुम्हें विंग के लिए ट्राई करना चाहिए। वांगजी कहता है थैंक यू गौ, और इतना बोल करके और वो वापस से अपने कमरे में आ जाता है। रेडी होता है, ब्रेकफास्ट टेबल पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, और वांगजी हमारा ऑफिस चला जाता है। ऐसे करते हुए ऑलमोस्ट 3-4 दिन बीत गए थे जहाँ पे वांगजी विंग से नहीं मिला था, और जो विंग था वो फुल अवॉइड कर रहा था वांगजी को, क्योंकि वो उसका सामना करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और वो नहीं चाहता था कि वो वापस से वांगजी से टकराए या वांगजी के साथ वो कुछ भी किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो उसकी। बट वो भाग नहीं सकता था। एक दिन विंग कैंटीन एरिया में बैठा हुआ खाना खा रहा था, वांगजी उसके पास आता है, उसके सामने बैठ जाता है। वांगजी के साथ में उसका सेक्रेटरी भी था। विंग उसे देखता है और कहता है आप यहाँ मैं मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है मेरे साथ बाहर चलो। फिर जो हमारा वांगजी था विंग को लेकर के कार पार्किंग में आता है, कार में उसे बैठने को बोलता है, वो वहां बैठ जाता है। वांगजी फटक से विंग के कमर में हाथ डालते उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग उसे पुश करने की कोशिश करता है पर वांगजी उसके लिप्स के ऊपर बहुत जोर से बाइट कर देता है जिससे कि ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था। बट फिर भी वांगजी उस मेटालिक टेस्ट के साथ में किस कर रहा था बट रुक नहीं रहा था। अनफॉर्चुनेटली एक डीप ब्रीथ किस कर लेने के बाद उसके हैंड को पकड़े हुए था, उसे छोड़ता और कहता है आपको दिखाई नहीं देता कि मैं आपके लिए क्रेजी होता जा रहा हूँ? हाँ मैं अभी बताता हूँ, हम एक बार सेक्स करते हैं, अगर हमारे बीच सब कुछ सही रहा तो आप मेरे साथ रह सकते हैं ना। बिंग उसे एक थप्पड़ लगाता है पर वांगजी को उस थप्पड़ का परवाह नहीं था। वांगजी फिर से मुड़ते हुए कहता है मैं रोज आपके साथ यही करने वाला हूँ, तब तक जब तक कि आपके अंदर के इमोशन बाहर नहीं आ जाते। दीगो इतना बोल करके वांगजी विंग को कार गेट ओपन कर देता है। विंग जो कि अपने लिप्स को साफ करते हुए बाहर उतर जाता है और वहां से गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस से कॉलेज की तरफ चला जाता है। वांगजी बस उसे जाते हुए देख रहा था। रात के टाइम पे वांगजी घर न जा करके नी सिंह के घर आता है। नी सिंह जब डोर ओपन करता है
तो वो पूछता है कि विंग कहाँ है। विंग जो कि स्टडी कर रहा था, नीहिसेंग कह देता है कि वो कमरे में है। वांग जी कहता है तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। फिर वांग जी कमरे में आता है, आने के साथ ही विंग के कमरे में आता है। विंग कहता है नीहिसेंग कौन था। वांग जी आता है और आते ही कहता है मैं। उसकी वॉइस सुनने के साथ ही विंग फटक से खड़ा हो जाता है, कहता है वांग जी हाँ क्या कर रहे हो। वांग जी उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं बस थक गया हूँ बहुत ज्यादा काम करके, क्या मैं सो जाऊं। क्या मैं सो भी नहीं सकता। बचपन में आप मुझे गले लगाते थे, मुझसे प्यार करते थे, मुझे अच्छे से सिलाकर सुलाते थे। क्या मैं अब नहीं सो सकता। प्लीज, आप मुझसे इतना नफरत करते हैं कि आप मुझे देखना भी नहीं चाहते। मेरी वजह से लैंड मेंशन छोड़ दिया और आप यहाँ पे रह रहे हैं। क्यों गा, क्यों। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ। हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं तो ठीक है, मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ, या फिर आप किसी और से शादी कर लीजिए। पर उसके बाद क्या बदल नहीं जाएगा कि मैं आपको लाइक नहीं करता। क्योंकि हाँ, मैं आपको लाइक करता हूँ, पर मैं अपने मन को नहीं समझा पा रहा हूँ। नहीं। और इतना बोल करके वो उसे गले लगे हुए था। विंग कहता है वांग जी तुम्हें घर जाना चाहिए। वांग जी कहता है मैं थका हुआ हूँ, प्लीज मुझे सुला दीजिए। और इतना बोल विंग को वो बेड पे खींच के लाता है। उसके बाद वो उसके गोद में अपना सर रख देता है। विंग भी अपना पैर उसके बगल में पसार देता है और वांग जी उसके कमर में हाथ डालकर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना चाहिए, बट वो स्टिल वैसे बैठा हुआ था। आधे घंटे बाद वांग जी सो चुका था और विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी के दिमाग में बहुत सारे तरंगे उठ रहे थे, जिस वजह से विंग को भी हलचल हो रही थी। उसका भी मन बहुत अशांत हो गया था और उसे देखते हुए कहता है मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट तुमने उस दिन जो किया उसके बाद से मैं हिला हुआ हूँ वांग जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे छूने से मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे। और इतना बोल उसे सुला करके वो बाहर आता है। नी सिंह कहता है वो कहाँ है। विंग कहता है वो सो गया है। नी सिंह कहता है एक बात बोलो विंग। विंग कहता है हाँ। जिस तरह से वो तुम्हारे लिए क्रेजी है ना, सच कहूँ तो वो तुम्हें सच में प्यार करता है, तो तुम उसे एक चांस देते क्यों नहीं। विंग एक ही बात पे अड़ा हुआ था, यार मैं कैसे मतलब खुद को समझाऊं। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी वांगजी को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, ना ही मैंने उसे देखा है। वो मुझे ऐसे कैसे देख सकता है। तो नी सिंह कहता है प्यार थोड़ी बचपन में डेवलप होता है, और वो तो भरा होने के बाद ही हमारा अट्रैक्शन किसके साथ होता है नहीं होता ये होता है ना। तो हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा हो और तुम्हें पता भी ना चला हो। फिंग कहता है बट ये तो गलत है ना जी, मुझे ऐसे कैसे पसंद कर सकता है। तो नी सिंह कहता है प्यार में सब जायज है और कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं होता है। दैट्स वाई तुम्हें एक मौका देना चाहिए उसे। खैर छोड़ो, खाना बनाते हैं। अर्चना बोलकर दोनों किचन में आ जाते हैं। आने के बाद खाना वगैरह बनाता है और नी सिंह कहता है खा लो, उसके लिए लेके चले जाओ। फिर वो दोनों खाते हैं और वांग जी के लिए खाना ले करके विंग अंदर आता है। आने के साथ ही वो उसे खाना साइड में रखता और उसके बगल में बैठते हुए कहता है वांग जी उठो, मैं खाना लेके आया हूँ, खा लो। वांग जी अपनी आईज ओपन करता है और विंग को खींचता और उसके ऊपर आते हुए अपनी बॉडी से उसे प्रेस करते हुए कहता है विंग का क्या मैं आपको स्निफ कर सकता हूँ प्लीज। इतना बोल विंग के आंसर का वेट किए बगैर ही वांग जी उसके नेक को वापस से स्निफ करना स्टार्ट कर देता है। फिर न जाने क्यों वांग जी हार्ड हो रहा था तो उसके लिक करना भी स्टार्ट कर देता है और उसके हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। विंग कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी फिर से अपने नोट से उसके नेक के ऊपर स्लाइड कर रहा था हल्का हल्का। फिर से वो पूछता है विंगा क्या आपको कुछ नहीं हो रहा। फिर वांग जी के हाथ जो थे उसके थाइस के ऊपर चल रहे थे। विंग कहते वांग जी स्टॉप, अब मैं खाना लाया हूँ खा लो। पर वांग जी कहता है प्लीज वीगा आंसर मी, क्या आपको कुछ नहीं फील हो रहा है। हाँ। क्या मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है। एक बार मेरा मन रखने के लिए ही बोल दीजिए ना प्लीज, प्लीज विंगा। इतना बोल करके उसे देख रहा होता है। अपने मन में कहता है मैं मर जाऊंगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं हर वक्त बस यही सोचता रहता हूँ। विंग उसकी बात सुन पा रहा था और कहता है पहली बात कि खाना खा लो, दूसरी बात कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। वांग जी फटक से फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, अंदर से किस करना स्टार्ट कर देता है। इस बार वांग जी ने उसके टंग को भी सब करना स्टार्ट कर दिया था और वो किस बहुत ज्यादा डीप हो रही थी। एक तो उसकी बॉडी के ऊपर था जिस वजह से वांग जी उसके ऊपर पूरा रब कर रहा था ऊपर से नीचे तक, और वो किस करे जा रहा था। उसके हाथ विंग के शोल्डर्स को ग्रैब करे हुए थे, देन कस के चापे हुए था। वांग जी जब ये सभी थिंग्स कर रहा था तो विंग ना उसको हटाने की कोशिश कर रहा था पर वांग जी हट नहीं रहा था।
किस कर लेने के बाद दोनों हाँफ रहे होते और एक दूसरे को देख रहे होते। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है क्या अभी भी कुछ भी नहीं हुआ? इतना बोल उसके साथ स्पोपिंग करता है, उसके चेस्ट को अपने माउथ में लेते हुए लिक करना स्टार्ट कर देता है और दूसरे हाथ से उसे पिंच करना स्टार्ट कर देता है। और थोड़ी देर बाद फिर से यही सवाल करता है विंग, जो कि अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो कहता है हट जाओ मेरे ऊपर से वांग जी प्लीज। वांग जी कहता है आप हार्ड हो रहे हो ना, मुझे पता है आप हो रहे हो, पर आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज आंसर मी गो। विंग कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी कहता है प्लीज एक बार तो कर लीजिए प्लीज। विंग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर वांग जी जो कि अपने कंट्रोल को खो चुका था, वो जैसे उसके पैंट्स को खोलने को था, विंग कहता प्लीज वांग जी प्लीज रुक जाओ, इसके आगे नहीं। वांग जी रुक जाता है और मन ही मन से बैठ जाता है और वो वहां से जा रहा होता है। वांग जी कहता है, विंग कहता है कम से कम खाना तो खा के जाओ। वांग जी कहता है मेरी भूख मर गई है, मैं बस यहाँ आया था कि मैं आपको मना लूं, पर लगता नहीं कि मैं मना पाऊंगा। आई एम सॉरी विंगा कि मैंने आपको इतना परेशान किया। और इतना बोल करके वांग जी वहां से चला जाता है। विंग शॉक्ड था। वांग जी को जाते हुए देख करके नीहिसेंग को बुरा लग रहा था, क्योंकि अंदर से जो आवाज आ रहा था नीहिसेंग भी सुन पा रहा था। उसके जाने के बाद विंग उठ के बैठा हुआ था, उसके पूरे बाल वाल सारे बिगड़ गए हुए थे, कपड़ा पूरा सब खुला पड़ा था। नीहिसेंग आता है और कहता है कपड़े ठीक करो। विंग अपना कपड़ा ठीक करता है तो उसके बगल में बैठ जाकर कहता है मैं ये नहीं पूछूंगा क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारी हालत देखने के बाद ही लग रहा था कि वो तुम्हें अराउज कर रहा था, बट तुमने उसे चांस क्यों नहीं दिया? फिन कहता है मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उसे कैसे अपनाऊं, बताओ मुझे। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दिमाग में बस बचपन से बैठी हुई है वो चीजें, मैं क्या करूँ? नी सिंह कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये चीजें इतनी आसान नहीं है, बट एक चांस तो तुम्हें देना चाहिए ना। वैसे भी हमारे चाइनीज कल्चर में अडॉप्टेशन नहीं होने के बाद भी कितनी बार तो भाई बहन ने भी शादी करी है, पर तुम्हें करने में क्या प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है मैं मॉडर्न टाइम में रहता हूँ, मुझे ये वाहियात दकियानूसी बातों पे बिलीव नहीं है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे उसके टच ने कुछ नहीं फील करवाया। हाँ मैं बुरी तरीके से अराउज्ड हुआ था और मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई घृणा नहीं आ रही है, बट मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों में जंग छिड़ा हुआ है। दिल जहाँ कह रहा है कि मैं मान जाऊं, दिमाग कह रहा है वी आर ब्रदर्स। तो नीर सिंह कहता है वी आर नॉट ब्रदर्स, ओके ना, तुम भाई नहीं हो। और वो जो कर रहा है एक तरह से वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, पर मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, न जाने अब वो क्या करेगा। फिन कहता है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है। इतना बोल करके और वो बस सोच रहा था वांग जी के बारे में। फिर से वो अपने आप को ठंडा कर लेने के बाद सोता है, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी, वो बिल्कुल नींद भाग गई थी। अगले दिन ना चाहते हुए विंग नीहिसेंग को कहता है कि मुझे घर जाना होगा, क्योंकि मुझे उसकी चिंता हो रही है। नीहिसेंग देख पा रहा था कि विंग कितना ज्यादा परेशान है, दैट्स वाई उसे मना नहीं करता है और वो लोग उसके घर के लिए निकल जाते हैं। नीहिसेंग उसे छोड़कर वापस आ जाता है। घर आने के बाद अंकल थे वो गार्डन में ही, तो घर एंटर करने से पहले ही अंकल बुलाते विंग यहाँ आओ। विंग आके बैठ जाता है, कहता है जी अंकल। अंकल कहते हैं मैं जानता हूँ कि वांग जी तुम्हें पसंद करता है, मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, पर कल आने के बाद से उसने फिर से अपने आप को कमरे में लॉक्ड कर लिया है। विंग वहां बैठ जाता है, कहता है एक्चुअली में कल वो मुझे आ, आ, वो मुझे शायद घर लेने वापस आया था, पर मैंने उसे मना कर दिया, पर कोई बात नहीं मैं उससे बात करता हूँ। अंकल कहते हैं क्या तुम उसे पसंद करते हो? विंग कहता है मैं नहीं जानता। अंकल कहते हैं अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विंग कहता है बट अंकल कहते हैं वैसे भी मैंने बस तुम्हारी कस्टडी ली थी, ताकि तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद अगर मैं तुम्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देता तो वो लोग न जाने तुम्हारे साथ क्या करते। तुम्हारे साथ भी बुरा हुआ था, जिस तरह से वांगजी ने अपने मॉम डैड खोया उस तरह से तुमने भी खोया था। मैंने भी अपने भाई भाभी और अपनी वाइफ को खोया था। मैं बस फैमिली चाहता था, दैट्स वाई मैं तुम्हें लेकर आया। मैंने कभी तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया, दैट्स वाई तुम मेरे बेटे नहीं हो विंग, बट हाँ हम सब फैमिली हैं। न जाने कब वांगजी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार आ गया और वो अगर चाहता है तुम्हें अपना बनाना, अगर तुम चाहो तो उसे चांस दे सकते हो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को इस तरह से टूटते हुए नहीं देखना चाहता। वांगजी अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा है, यहाँ का सारा बिजनेस सीजन संभालने वाला है। विंग कहता व्हाट? कहता इतना बोल करके विंग अंदर की तरफ भागता है, जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में पूरा लगेज वगैरह ना पैक करके बैठा हुआ था, बस डोर को लॉक करके अंदर बैठा हुआ था। वो मन बना चुका था कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ रहेगा तो विंग को वो कभी भूल ही नहीं पाएगा। विंग आते ही डोर नॉक करता है, पर डोर ओपन ही नहीं
कर रहा था। वांग जी को लग रहा था कि अंकल होंगे या फिर गगा होंगे। फिर विंग कहता है, वांग जी मैं हूँ विंगा। जैसे ही वॉइस सुनता है, फटक से वांग जी डोर ओपन करता है और विंग आता है। वांग जी से गले लग जाता है और कहता है, क्या आप मुझे मिलने आए हो? विंग कहता है, क्या तुम जा रहे हो? विंग कहता है, ओ तो आपको पता चल गया। हाँ मैं जा रहा हूँ। वैसे भी आप मुझे नहीं चाहते तो मैं यहाँ रह के क्या कर सकता हूँ, बताओ? मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और आप निश्चिंत रहिए, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते हैं तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा विंगा। बट हाँ, मैं आपको यहाँ देखने के बाद खुद को रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे जज़्बात मेरे कंट्रोल में नहीं रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको मैं हार्म कर दूँ और आप मुझसे नफ़रत करो, क्योंकि मैं अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मैं आपको हार्म बिल्कुल नहीं करना चाहता। ठीक है? इतना बोल कर के वो सूटकेस लाने चला जाता है और जैसे लेके जा रहा था, विंग कहता है, "ठहरो, मैं तैयार हूँ।" विंग उसकी तरफ वांगजी को अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है, आह अभी भी मेरे लिए इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, बट हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ। आई मीन कि मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए रेडी हूँ। वांगजी उसे देखता है, कहता है, आर यू श्योर ना वीगा? आप बाद में मुकर तो नहीं जाओगे ना? तो वो कहता है, नहीं मैं नहीं मुकरूंगा। मैंने कहा ना कि हाँ मैं रेडी हूँ, मतलब हाँ मैं रेडी हूँ। इतना बोल करके पिंग वांगजी के लिप्स को ऊपर छोटा सा पिक किस करता है। वांगजी फटक से सूटकेस छोड़कर उसे ब्रुटल किस करना स्टार्ट कर देता है। उसे चूसे जा रहा था, सब करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। जी भर लेने के बाद वो फटक से डोर बंद करता है और वहीं पे वांगजी विंग को सेड्यूस करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे करके दोनों के कपड़े नीचे पड़े हुए थे। वांगजी विंग को खींच कर पेट पे लाता है और उसको अच्छे से अराउज करना स्टार्ट करता है। उसके पैरों को स्प्रेड करता है, लिक करता है, देन उसे रेडी करना स्टार्ट करता है। विंग को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर उसे पता है कि बॉयज मैन कैसे एक साथ कनेक्ट करते एक दूसरे से। फिर वांगजी जब ये सब कुछ कर रहा था तो विंग कहता है, क्या तुम्हें ये सब पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था? वांगजी कहता है, मैंने कितना और कहाँ-कहाँ और कितना डर्टी सोचा है मुझे खुद नहीं पता, बट आई एम सॉरी। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ, इतना बोल हंग जी अपने आप को उसके ऊपर प्लेस करते हुए उसे और भी ज़्यादा अराउज़ कर रहा था। विंग की आहें, विंग की सिसकारियाँ, मौज उस कमरे में गूंज रही थी और वांग जी अपने आप को उसके अंदर धीरे-धीरे करके इनसाइट इन कर रहा था। उसके अंदर जैसे वो इन करके कनेक्ट करता है एक के दूसरे के साथ, विंग को पेन के साथ में वांगजी जो कि प्लेजर दे रहा था उसके नेक को स्निफ करते हुए, लिक करते हुए, विंग उसे भी फील कर पा रहा था। वांगजी धीरे धीरे करके उसके एयर लोब्स को बाइट करता है, लिक करता है, फेस को, हर चीज को होल्ड करते हुए उसके ऊपर धीरे धीरे डोमिनेंट होना, राइड ऑन करना और साथ में मूव ऑन करना स्टार्ट करता है। वो बहुत ज्यादा फास्ट डिपर एंड डिपर हिट कर रहा था और विंग और भी ज्यादा लाउड मॉन कर रहा था। देखते देखते कब वो लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेते हैं उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता चलता है। विंग उसे देखता है और वांगजी उसे देखते हुए कहता है, थैंक यू, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने इसके लिए हाँ कर दिया। विंग कहता है, मैं बस पता नहीं क्या कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि विंग की बात सुनते ही वांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, भीगा क्या आप भी? तो विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है, पर हम लोगों से क्या कहेंगे? वांगजी कहता है, जब लोगों को बताना होगा तब हम देख लेंगे, ठीक है ना? इतना बोल करके और वापस से उसको होल्ड करके सो जाता है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद फिर वो दोनों उठते हैं, अपने कपड़े वगैरह को ठीक ठाक करके पहनते हैं। पहनने के बाद जब नीचे आते हैं तो अंकल वांगजी से पूछता है कि तुमने क्या सोचा? वांगजी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अंकल विंग विंग ने हाँ कर दिया। अब अंकल को तो उम्मीद नहीं था कि विंग हाँ करेगा, बट जब विंग हाँ कर देता है, सर नीचे कर लेता है, तो अंकल कहते ठीक है, मैं रेडी हूँ। वैसे भी अगर हमारे बच्चे अपने घर में रहे तो ये ज़्यादा अच्छा है ना? ये बोल करके कहते हैं, वांग जी ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तो तुम मुझे बता देना, हम शादी कर लेंगे। विंग कहता है, नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है। और तो वांग जी कहता है, ठीक है वीवा, आप जब पढ़ाई करना चाहो, जो कुछ करना चाहो आप कर सकते हो, पर हम कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। इतना बोल करके वो सबको देखता है। फिर अंकल कहते हैं, ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर विंग और वो सब लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कोर्ट में मैरिज रजिस्टर करने के लिए। फिर कुछ देर बाद वो लोग जब कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे वांगजी और विंग कोर्ट मैरिज करते हैं। फिर सीचन और अंकल साइन करते, साथ में क्रिस भी साइन कर देता है। उसके बाद वांगजी के हाथ में और विंग के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था और वो दोनों उसे देख करके बहुत ज्यादा हैप्पी भी थे। उसके बाद वांगजी विंग को कॉलेज छोड़ने के लिए आता है, जहाँ से वो लोगों को मिस लीजिया के पास जाना था। और सीचन और जो हमारे वांगजी थे ना, वो ऑफिस के लिए आ जाते हैं और अंकल अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। वहाँ आने के साथ ही सीजन कहते हैं, आप जब तुमने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है तो ये सारी कंपनी तुम्हारी और मैं डैड की कंपनी संभालता हूँ, ठीक है ना? तो
वांग जी कहता है तो क्या आप मुझे गाइड नहीं करोगे गागा? सीजन कहता है मैं यही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी आज मुझे ना जंक्स के साथ में कोलैबोरेशन करना है तो मैं चलता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, बेस्ट ऑफ लक होगा। इतना बोल करके सीजन चले जाते हैं मीटिंग्स के लिए, और वांग जी अपनी कंपनी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जांग हाउस में, सॉरी जांग ऑफिस में सीजन आते ही बैठे हुए थे। उसे मिस्टर हान बुला करके अंदर लेके जाता है। सीजन अपने सेक्रेटरी के साथ जब अंदर आते हैं, उस कुर्सी पे बैठा शख्स जैसे ही पलट के खड़ा होता है, सीजन उसे देखते ही बस देखता रह जाता है। लॉन्ग जॉलाइन, लॉन्ग नोज, फ्लफी हेयर्स, वो सब कुछ देखते हुए सीजन अपना दिल उस सामने वाले इंसान को दे चुके थे। हाथ बढ़ाते ही वो भी हेलो करते हैं। सामने वाला इंसान कहता है हैव अ सीट प्लीज। फिर वो सब कुछ बोले जा रहा था और वांग जी सॉरी सीचन, उसका ना बस उसका हिलता हुआ लिप्स नजर आ रहा था और कुछ भी नहीं। सीचन लास्ट में कहता है हेलो मिस्टर सीचन। जियांगचिंग सीचन से कहते हैं हेलो मिस्टर सीचन। सीचन अपने तंदा तोड़ते हुए कहता है हाँ। जियांगचिंग कहता है आपने सुना जो मैंने कहा? सीचन कहता है नहीं, मैंने बस देखा आपने जो कहा। इतना बोल करके वो उसे देख रहा होता है। अब इधर जो हमारा जियांगचिंग था उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो दोनों मीटिंग्स को ओवर करते हैं। उसके बाद सारा कुछ उनके सेक्रेटरी ने नोट कर लिया हुआ था और उन दोनों की आंख मटक्का चल रहा था, वो भी उन्हें पता चल रहा था। ये सब हो जाने के बाद लास्टली जियांगचिंग उठता है एंड देन जैसे हैंड से करने को होता है तो हमारे जो सीजन थे वो ढीठ कहते हैं क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा? जियांगचिंग कहता हाँ किस लिए? साथ में सीजन कहता मुझे प्लीज लाइन आईडी भी दीजिएगा। तो जियांगचिंग कहता ठीक है, वैसे भी हम एक साथ काम ही कर रहे हैं। फिर अपना लाइन आईडी और नंबर दोनों दे देता है। सीजन कहता है थैंक यू सो मच, और इतना बोलकर वो दोनों को बाहर कर देता है। कहता है क्या आप मेरे साथ डिनर पे चल सकते हैं? जियांगचिंग कहता है कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? सीजन डायरेक्टली बोलता है कि मैं आपको हिट कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है? जियांगचिंग कहता है हाँ। तो सीजन कहता है क्या आपके लाइफ में कोई और है? जियांगचिंग कहता है नहीं, मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। तो सीजन कहता है मेरे लिए लाइफ लाइन क्लियर है, तो आप मेरे लाइफ लाइन बनने वाले हो, दैट्स इट। और हाँ, रात को 8 बजे मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा। इतना बोल सीजन वहां से चला जाता है और जियांगचिंग भी लाइक हाँ ये क्या हुआ। उसके जाने के बाद वो अपनी कार में आकर बैठता है और वांग जी को कॉल करता है। वांग जी कॉल पिक करते हुए कहता है गगा क्या सब कुछ हो गया? सीजन कहता है मुझे कोई पसंद आ गया है और आज रात मैंने उसे डिनर डेट के लिए बुलाया है। फिर वो सारी चीजें कहता है और वांग जी हंसते हुए कहता है गा आप तो मेरे से भी 4 कदम आगे निकले, आपने डायरेक्ट हिट कर दिया। कहता है तो मैं क्या करूं? उसे देखते ही अब मुझे समझ में आया कि तुम विंग के लिए इतना क्रेजी क्यों हो रहे थे। तो जो हमारे वांग जी थे वो कहता समझ आ गया ना आपको? तो सीजन कहते हैं हाँ, जब प्यार में इंसान होता है ना तो उसे बस वो इंसान ही दिखता है और कुछ भी नहीं। सच कहते हैं प्यार में लोग अंधे गूंगे बहरे सब हो जाते हैं। तो वांग जी कहता है ऐसा मत बोलो, वैसे भी विंग का पहले से ही अंधे थे, मैं नहीं चाहता कि वो गूंगे और बहरे भी हो जाए। सीजन हंसते हुए कहता है धत तेरी की, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। और कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। फिर वो दोनों कॉल कट कर देते हैं और वांग जी एक्साइटेड हो जाता है, हैप्पी था अपने भाई के लिए और खुद के लिए भी कि एक ही साथ दोनों के साथ फैमिली खुशियां मना रही है, दैट्स वाई। और इधर जो हमारा विंग था वो वापस से मिस लीजिया के पास आता है और जो कुछ भी उन्होंने इतने दिन में थ्योरी वगैरह बनाया हुआ था वो सब दिखाता है। और उस पौधे के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, वो थ्योरी पेपर भी जब उसे दिखाता है तो कहती है तुमने बहुत अच्छा किया है, इसके औषधि के इस्तेमाल से हम आइस के लिए नया दवाई बना सकते हैं। तो विंग कहता है पर ये पौधा तो बहुत रेयर है। मिस लीजिया कहती है कि हम इसे उगा तो सकते हैं ना, ये एक नया खोज का नया खोज भी हो जाएगा और साथ में एक नया तरक्की भी। इतना सुनना हुआ ही था। विंग हाँ में सर हिला देता कहता है अगर मैं ये से बनाऊंगा तो ये तो मेरी पहली इन्वेंशन होगी ना। मिस लीजिया कहती है हाँ, और इतना बोल करके विंग उस पौधे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो सोचता है कि वो उसके लिए फार्मिंग करेगा और उसके अनुकूल वातावरण बनाएगा। किस वातावरण में ये पनपता है उसे टेस्ट करेगा, उसके बाद वो बनाएगा। तो मिस लीजिया के साथ वो लोग वो प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं और इधर वांगजी और वांगजी और सीचन भी अपना काम करना स्टार्ट कर चुके थे। रात के टाइम पे सीचन जियांगचेंग को बुलाता है खाने पे और खाने के वक्त वो उसके साथ बात कम और सीचन हमारे जियांगचेंग को घूर कर ज्यादा देख रहा था। जियांगचेंग को थोड़ा अजीब लगता और कहता है आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? सीचन कहते हैं कल किसने देखा है, अगर पसंद करते हो तो आपको बता देना चाहिए इससे पहले कि वो किसी और पटरी पे चली जाए। जियांगचेंग हंसते हुए कहता है वैसे आपका फ्लर्ट करने का तरीका अच्छा है। सीजन कहता है मेरा और कुछ भी करने का तरीका बहुत अच्छा है, अगर तुम ट्राई करना चाहो तो मैं फ्री हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? जियांगचेंग बस स्माइल करता है और खा रहा होता है। सीजन अपने मन में कहता है हंसी मतलब फंसी, और इतना बोलकर वो भी खाना स्टार्ट कर देता है।
अगले दिन से नी हिसेंग को और विंग को ना उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जगह ढूंढना था। तो वो लोग जब घर आते हैं मॉर्निंग के वक्त पे, आई मीन की विंग तो पहले ही था, नी हिसेंग जब वहां आता है तो सब लोग ब्रेकफास्ट वाली जगह पे आके बैठते हैं। वांग जी और सीचन भी आ गए हुए थे। सीचन को भी डैड को बताना था अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, आई मीन की मिस्टर जियांगशिंग के बारे में। बट विंग कहता है डैड, सॉरी अंकल, मुझे ना एक जमीन चाहिए, ऐसा जमीन जो कि पूरा खाली हो। तो लैंड किरण पूछते हैं कि क्या बात है। फिर विंग बताता है कि वो जो फ्लावर्स तोड़ कर लाया है, मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है जिसकी वजह से आंखों के देखने की क्षमता बढ़ जाती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी फार्मिंग करूँ। एक तो है जो ने मैंने क्यारी में लगाया है, वो तो है ही, वहाँ पे 2-3 और छोटे छोटे निकल आए हैं, तो मैं उसकी फार्मिंग करना चाहता हूँ। फिर वो अंकल कहते ठीक है, तो फिर पीछे गार्डन पूरा खाली है, वहीं पे कर दो। इतना सुनना हुआ था तो विंग को एक होप मिल जाता है और वो कहता ठीक है। उसके बाद नीसेंग को कहता है सारी चीजें अरेंज करने के लिए। वांग जी उससे पूछता है कि क्या है, तो विंग बताता है कि एक प्रोजेक्ट है जिसे हम मिस लीजिया के साथ करना चाहते हैं और इसे मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं कर लूंगा। तो वांग जी कहता है तुम क्यों लगाओगे, मैं लगा देता हूँ ना। विंगा, ऐसे भी आपका मेरा और मेरा आपका ही तो है। इतना बोल करके वो कहता है मैं अच्छे से मैकेनिक और सब कुछ को बुलाता हूँ, साइंटिस्ट वगैरह को। विंग को भी अच्छा लग रहा था कि वांग जी उसकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद सब खाना वाना खा लेने के बाद वांग जी कुछ इंजीनियर्स को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद जो मिट्टी वगैरह था, वांग जी घर पे ही था, सीजन भी उस टाइम थे, सब कुछ देखता है और सब कुछ ठीक करने के लिए उसे कहता है। और इसके बाद वो फ्लावर्स की वो सब लोग रिपोर्टिंग करने वाले थे। इंजीनियर वो सब कुछ देखने के बाद कहते हैं सॉइल तो अच्छी है और फ्लावर्स के लिए हमें एक वातावरण बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें वो जो बनाते हैं ना पन्नी से कवर वगैरह करके वो करना पड़ेगा। ये सब करके बोल करके वो लोग वहां से चले जाते हैं और वो लोग अपना काम कर रहे थे। विंग उन लोगों को देखने के लिए था और वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है तो मैं जा रहा हूँ विंग, आप कर लोगे ना। विंग कहता है थैंक यू सो मच वांग जी इतना सब कुछ करने के लिए। वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और इतना बोल रहे उसे कमर में हाथ डालकर फोरहेड पे किस करते कहता है बाद में मिलते हैं। इतना बोल वो ऑफिस चले जाते हैं। अब इधर जियांगजिंग भी ऑफिस आ गया हुआ था और कल की बातों को सोच रहा था, और वो सोचता है कि कितना जल्दी सब कुछ चेंज हो गया, मतलब उसने बुलाया और मैं चला भी गया, क्या मुझे जाना चाहिए था। तभी फटक से सीचन कॉल कर देता है उसे। वो कॉल देकर उसके हाथ से फोन ही कूद जाता है और वो चिल्ला ही पड़ता है। तो हान कहता सर क्या हुआ। जियांगजिंग कहता नथिंग नथिंग। फिर वो कॉल पिक करते हुए कहता हेलो। तो सचिन कहता है क्या हुआ, मुझे याद कर रहे थे ना। जंगचिन कहता है नहीं, मैं नहीं याद कर रहा था। कहता है मुझे पता है कि याद कर रहे थे, वैसे हमने एक और प्रोजेक्ट ओपन करने के बारे में सोचा है मैथ्स के फील्ड में। तो कहता है वो क्या है। फिर वो कहता है बताता है थोड़ा बहुत, और कहता है कैसा है। जंगचिन कहता है अच्छा है, अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। कहता ठीक है, तुम्हारे वैसे भी फैक्ट्री की जरूरत पड़ने वाली है हमें वहाँ पे। तो कहता था ठीक है। और इसके बाद बोलो हाँ मैं मतलब काम करने के लिए पूरा का पूरा एक कस्बा एरिया चाहिए होता है ना, उसके लिए वो लोग इंतजाम करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर विंग वो सबको रख के पॉलीबैग तैयार करवाता है, फिर वो जितने भी फ्लावर्स उसके छोटे छोटे उगे हुए थे उन सबको लाकर लगाता है। अनुकूल ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करता है ताकि उस इन्वायरमेंट में वो पनपे, बाहर का हवा पानी से ना लगे। और इस तरह से वो लोग खेती करना स्टार्ट कर देता है। विंग अपना रोज का थ्योरी जमा करता और मिस लीजिया के साथ रह करके कुछ नई नई स्किल्स सीखता, नए नए पद्धति को जानता, सभी चीजों को लिखता। और विंग इधर मैट की तैयारी भी कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी धीरे धीरे करके अपनी कंपनी को ग्रो कर रहा था, और सीचन ने अपने डैड की कंपनी को संभाल लिया हुआ था। अब पूरे 4 मंथ बाद वो जितना भी जगह में वो 3-4 पौधे लगाए थे ना, अब पूरे जगह वो पौधे फैल गए थे। और उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए विंग वो भेजता है लैब, जो इंजीनियर उसके साथ काम कर रहे थे। कुछ मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स रिसर्चर होते हैं वो लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्हें सच में विंग की थ्योरी पर यकीन हो गया था, क्योंकि विंग के साथ खुद ये हुआ था और विंग को पता भी नहीं है। तो इसलिए वो मान गए थे उसके साथ काम करने के लिए और उसे दवाई में तब्दील करने के लिए। और इस कंपनी के लिए जियांगचिंग ने अपनी कंपनी को दे दिया हुआ था, और सीचन और वांग जी के पैसे इन्वेस्ट तो उसमें हो ही रहे थे। इस तरह से वो दवाई बनना स्टार्ट हो गया, और सभी लोगों की मेहनत से फाइनली 7 मंथ बाद वो दवाई जब लॉन्च करने का टाइम आता है तो कुछ लोगों पे पहले एक्सपेरिमेंट करना होता है ना। नवीन काफी ज्यादा डरा हुआ था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। मिस लीजिए और 10 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने ही ऐसे लोग, ओल्ड एज वाले लोग को चुनते हैं जिनको देख नहीं सकते थे और जिनका कॉर्निया ऑलमोस्ट ना डैमेज ही हो गया था। उन लोगों को वो लोग दवाई दे करके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते ताकि जो कलर प्रॉब्लम्स है, ब्लाइंड प्रॉब्लम है, कॉर्निया जो भी है आई से रिलेटेबल, वो सब ठीक हो जाए। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब इधर वांग जी
विंग को सरप्राइज देना चाहता था, क्योंकि इस काम के चक्कर में वो लोग थोड़े थोड़े करके बिजी हो गए थे। ऐसा नहीं था कि उन लोगों के पास टाइम नहीं था, पर क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। वांग जी रात के टाइम पे विंग के कमरे में आता है, जहाँ पे विंग कुछ चीजों को नोट्स कर रहा था। वांग जी विंग को खींचते हुए उसे बेड पर लेकर आता है। आने के साथ ही पहले तो उसे किस करता है, किस करने के साथ ही उसे अपनी गोद में बिठाता कहता, वीगा आपको नहीं लगता कि आपको अपने छोटे से लिटिल बेबी के ऊपर ध्यान देना चाहिए? विंग कहता है, अच्छा ऐसा क्या? मुझे नहीं लगता कि शैतान बेबी के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। तो वांग जी मुंह बनाते हुए कहता, मैं तो आपके लिए गिफ्ट लाया था। इतना बोल करके वो रिंग विंग के फिंगर में डाल देता है। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, हमारी शादी हो गई है, उसके बाद भी ये। वांग जी उसे धीरे धीरे किस करते हुए उसे बेड पर लिटा देता है, कहता है, वही तो, शादी हो गई है, फिर भी हम दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। तो विंग कहता है, और जब तुम्हें जरूरत होती है तो तुम मेरे पास ही बगल में लिपटे चिपटे होते हो। वांग जी कहता है, हाँ तो वो तो मेरा परम सिद्ध अधिकार है ना, क्योंकि अब तो मेरे हस्बैंड हो ना। तो कहता, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। इतना बोल करके वांग जी विंग को सेड्यूस करता हुआ उसे ड्रेस कॉन्ट्रास्ट करता है, खुद को भी करता है। एंड देन फिर से उसके अंदर इंसाइट होता है। एंड देन उसको थ्रस्ट करते हुए उसे बोले जा रहा था, अब सब कुछ तो अच्छा हो गया ना? हाँ, और आपको जो करना था वो कर लिए। विंग कहता है, अभी भी 10 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बाकी है ना, हो रहा है ना, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता कैसे सब कुछ सही हो जाएगा? कहता, वो भी हो जाएगा वीगा, आप चिंता ना करें, सब सही होगा। और वो उसके साथ वो सब थिंग्स कर रहा होता है। जो विंग था वो बहुत ज्यादा तीज मौन कर रहा था, तो वांग जी उसके मुंह में फिंगर डाल देता और कहता, आप ये क्या कर रहे हो? पूरे मोहल्ले वाले को बताने वाले हो क्या? तो कहता है, नहीं मैं पूरे मोहल्ले को नहीं बताऊंगा, बट तुम ये कर क्या रहे हो? तो कहता, कुछ नहीं, बस मैं आप चाहता हूँ कि आपके साथ मैं खुश रहूं और कुछ भी नहीं। इतना बोल करके और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के उसे थर्स कर रहा था। विंग के इस मौन सुनने के बाद वांग जी अपने कंट्रोल को खो चुका था और उसे कहता है, सच में आप ना जिस जो सोचा था आपने वो कर लिया है। विंग कहता, पहले ये फिनिश करें। फिर वांग जी कहता, ओके ओके, और बिना कुछ बोले उसके साथ वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन फाइनली जब वो इंटीमेट होकर हटता है, तो वांग जी और वो दोनों सांसें लेकर के खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड देन वांग जी उसे कहता है, मैं ये कह रहा था कि आपने जो सोचा था आप वो अपना सपना पूरा कर रहे हो ना? तो विंग को याद आता है कि उसने एक दिन बचपन में वांग जी से कहा था कि मैं नहीं चाहता कि जिस कलर फेस से मैं गुजरा हूँ और जो अंधे लोग होते हैं वो गुजरते हैं, मैं उनके लिए एक ऐसा दवाई बनाऊंगा जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, और मैं ऐसा करके रहूंगा। तो विंग वांग जी के हाथों को पकड़ता और कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैंने ऐसा बोला था, पर तुम मेरी हर छोटी छोटी बात को याद रखे हुए हो। तो वांग जी कहता है, क्योंकि मैं आपको बचपन से अपना पार्टनर मान रहा था ना, तो फिर तो मुझे याद रखना पड़ेगा ना बींगा। इतना बोल उसे नो उसको स्लाइड करते हुए किस करता है। देन जैसे उठ के बाहर जाने को होता है, वहां पे अंकल थे खड़े और कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती वांग जी? वांग जी कहता, क्या हुआ अंकल? अंकल कहते हैं, एक तो तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया, दूसरा तुम इतना जोर से क्रॉल कर रहे थे और वो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि हम दोनों स्टडी में काम कर रहे थे और भागकर बाहर आए थे। तुम्हें पता है सीजन की कितनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी और वो अपने कमरे में है? वांग जी कहता, व्हाट? और इतना बोल करके कहता है, आई एम सॉरी अंकल। और इतना बोलकर फटाक से पहले तो वो विंग का रूम लॉक करता है और कहता है, मैं देखता हूँ। सीजन जब कमरे में वांग जी आता है तो सीजन थे ही नहीं, वो वॉशरूम में थे और वहां से ग्रॉलिंग की साउंड आ रही थी। वांग जी को पहले तो हंसी आ जाती है, फिर वो डोर नॉक करते हुए कहता है, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? सीजन कहता है, सट एवन भागो यहाँ से, मैं तुम्हें मारूंगा, आने दो मुझे पहले। फिर वो जब खुद को शांत कराकर बाहर आते हैं तो वांग जी हंसने लगता है, कहता है, गगा ये क्या कर रहे थे आप? सीजन कहते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टनर है तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो, डोर ओपन करके भी कर सकते हो, शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। जब तुम्हें इस कमरे में आना था तो डोर बंद करना चाहिए था ना, पूरा खुला क्यों छोड़ा? हमारे सामने में पूरा मूवी चल रहा था। वांग जी कहता है, कोई ना, ये तो सब करते हैं ना, आप भी तो करोगे ना एक दिन। सीजन कहता है, हाँ कब करूंगा पता नहीं। हाँ वैसे मैं ट्राई तो करता हूँ, पर वो कुछ कहता ही नहीं है। तो कहता है, तो आप सीधे डायरेक्ट प्रपोज कर दो ना। कहता है, हाँ पता नहीं देखता हूँ, पर तुम बताओ। कहता है, वैसे मुझे गोगा से बात करनी थी तो मैं करने गया था बात, और साथ में तो सीजन उसे एक फिल्दो मारता रहा, कहता है, चुप हो जाओ आगे मत बोलना। हाँ, और इतना बोल करके वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके बाद कहते हैं, अब रिजल्ट आने के बाद ही वीगा कुछ बता पाएंगे। फिर वो लोग 10 दिन का वेट करते हैं और रिजल्ट लगभग पॉजिटिव ही आया था, और उन लोगों ने कहा था थोड़ा बहुत और चेंज करने के बाद इस दवाई को हम मार्केट में अवेलेबल करा देंगे। फिर हमारा विंग मिस लीजिया उसे मिलने के लिए जाता है, उसे शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन जिन्होंने जितनी पद्धति बताई थी उन सब में से जो उन्हें कारगर और सरल लगा था, उस तरीके से उसने उस दवाई को क्रिएट किया था उस पौधे के निर्माण की वजह से।
और अब उससे मेडिकल साइंस में एक नया ही उन्नति उसने कर लिया था। वो लॉन्च की जाती है दवाई, और जितने भी इस रोग से ग्रसित जितने भी लोग थे उनके लिए एक होप था। वहीं दूसरी तरफ सीचन भी बहुत खुश था। लॉन्चिंग पार्टी के टाइम पे वांगजी, सीचन, विंग अंकल सब थे। नी सिंह भी था, साथ में सोंगलन और हमारे शॉ सिंचेंग भी थे। सब लोग अच्छे से वो सबको ऐसे करते हैं क्योंकि एक नया तरह से सोचा जाए तो प्रमाण हो गया था चाइना वालों के लिए इस फील्ड में। और वो सब पार्टी सब खत्म हो जाने के बाद सब लोग एक साथ बैठ के खाना वाना खाते हैं। छोटा सा गेट टुगेदर था जहाँ पे सब लोगों से मिलता है लोग। फिर विंग से बात की जाती है, पूछी जाती है उन, तो विंग अकेले क्रेडिट नहीं लेता, अच्छा बच्चा है, वो पूरे टीम को क्रेडिट देता है। साथ में फोरेंसिक नहीं, जो लैब रिसर्चर वगैरह था उन सबको क्रेडिट देता है। में सीचेन, जांगचेंग, वांगजी को भी, क्योंकि इन्वेस्ट तो इन लोगों ने भी किया हुआ था और वो फार्मिंग अब बड़े पैमाने पे लैंड मेंशन में ही होने लगी थी और उसका उत्पादन करके वो लोग एक तरह से एक नया फील्ड ही क्रिएट कर चुके थे, मनी अर्निंग का भी। और साथ में विंग जो कि वो चाहता था, तो एक हॉस्पिटल से उसके लिए ऑफर आता है, तो जहाँ पे विंग कहता है कि वो अकेले नहीं है, उसके साथ पूरा टीम है जिसमें सोंगलैन और नीहजेंग भी थे। तो वो डॉक्टर मान जाता है उन दोनों को भी उसके साथ लेने के लिए, और उसके बाद वो लोग उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि विंग ऑलमोस्ट पढ़ाई खत्म हो चुका था मेडिकल फील्ड वाला, उसके पास डिग्री भी था। दैट्स वाई वो हाँ कर देता है। अब सब कुछ अच्छा हो गया था तो वांग जी अंकल से कहते हैं, अंकल मेरे लाइफ में विंग है, गग के लाइफ में भी उनका बॉयफ्रेंड है। तो अंकल शॉक्ड होते हुए कहते हैं, सीचन और ये कब बताने वाले थे? सीचन कहता है, हाँ एक प्रॉब्लम हो तब ना, रोज रोज तुम्हारे ये सुनकर तो मेरा दिमाग गुर्दे में घुटने में आ जाता है, तो मैं क्या ही बताऊं। फिर कहता है, डैड एक्चुअली मैं मिस्टर जांगचिंग को पसंद करता हूँ। जांगचिंग के बारे में सुनकर कहता है, तो फिर ठीक है, तो क्या चाहते हो तुम? वो कहता है, एक्चुअली में डैड हम, तो कहते हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें शादी करनी है ही ना। इतना बोल कर कहते हैं, चलो घर चलते हैं। और फिर वांगजी और विंग और हमारे सीचन वो सब घर आ जाते हैं। फिर इधर हमारे नी सिंह था, वो भी विंग को बाय बाय करते हुए चला जाता है। जियांग चिंग वगैरह पहले ही चले गए हुए थे। सोंगलैन और सीचेंग, साओ सिंचेंग दोनों जब बाहर रहे होते तो कैब में बैठते ही सोंगलैन सिंचेंग से कहता है, शादियों का सीजन चल रहा है, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? साओ सिंचेंग उसे घूरते हुए कहता है, कौन शादी कर रहा है? तो सोंगलैन कहता है, उसे देखा नहीं कैसे उन लोगों ने शादी के बारे में बात की, मतलब साफ है कि वो लोग शादी ही करने वाले हैं ना, तो तुम बताओ तुम कब करोगे? सोंगलैन सकचाते हुए दूसरी तरफ साओ सिंचेंग सकचाते हुए दूसरी तरफ देखता है। सोंगलैन उसके पास जाते हुए कहता, बेबी प्लीज बताओ बताओ बताओ। शॉ सिंचेंग कहता है, जब वो लोग कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। वो कहता, पक्का ना? कहता, हाँ तो पहले हम लोग कर ले। तो कहता, क्यों? तो सोंगलैन कहता, पहले हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी ना। तो सोंगलैन की बात सुनकर शॉ सिंचेंग कहता, शट अप, मैंने नहीं की थी। तो सोंगलैन कहता, मैंने किया तुमने की, बात बराबर है ना। इतना बोल करके उसके नोच को ऐसे स्लाइड करता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन उसे किस करना स्टार्ट करता है। तो इसी के साथ ये छोटा सा जो वन शॉर्ट था हमारे स्टेप ब्रदर वाला यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉर्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।